ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम। अध्याय 1051 इवान को सेलेसी के विरुद्ध करना। जंगल के भीतर गहरे में स्थित आरामदायक लकड़ी के केबिन के अंदर माइकल इवान और विक्टोरिया के सामने खड़ा था। वे एक बड़े दर्पण के सामने कुर्सियों पर बैठे थे जिसे माइकल ने इस पल के लिए बनाया था। वह जोड़े को सेलेसी के विश्वासघात के बारे में बताना चाहता था और उन्हें सच्चाई समझाना चाहता था। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ माइकल ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ उठाया, धीरे से उनके चेहरे पर एक औषधि छिड़की। जैसे ही औषधि उनकी त्वचा को छूती है, इवान और विक्टोरिया की पलकें फड़कने लगती हैं और वे धीरे धीरे होश में आते हैं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने खुद को एक मंद रोशनी वाले केबिन में पाया। बाहर भारी बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। बेहोश होने से पहले की घटनाओं की उनकी यादें वापस आ गईं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उनका ध्यान उनके सामने रहस्यमय आकृति पर केंद्रित था, स्वयं डार्क लॉर्ड। डर और जिज्ञासा का मिश्रण उन पर हावी हो गया, लेकिन माइकल के सुखदायक शब्दों और एक शांत औषधि ने उनकी शुरुआती चिंता को दूर कर दिया। अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लो, माइकल ने शांति से निर्देश दिया। इवान ने सबसे पहले सिर दूसरी तरफ घुमाया और जो कुछ उसने देखा उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वहां विक्टोरिया आंसू बहाते हुए उसे देख रही थी। उन्हें एक दूसरे को देखे हुए कई दिन हो गए थे, लेकिन विक्टोरिया को ऐसा लगा जैसे हड्डी के ड्रैगन से मुठभेड़ के कुछ ही पल बीते थे। उसे पता नहीं था कि माइकल ने उसे बेहोश रखा था, जबकि इवान उस ड्रैगन से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी जान ले ली थी। उस पल की भावनाएं बहुत ज्यादा थीं, राहत, प्यार और दुख का मिश्रण। इवान को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि विक्टोरिया जिंदा और स्वस्थ थी। खुशी और अविश्वास से अभिभूत होकर वह उस पर झपटा और गलती से उस कुर्सी पर गिर गया जिस पर वह बैठी थी। अपने आसपास की चीजों को अनदेखा करते हुए जोड़े ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। राहत और खुशी के आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। माइकल ने किनारे से भावनात्मक पुनर्मिलन देखा, जिससे उन्हें वह पल मिला जिसके वे हकदार थे। मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो, इवान ने विक्टोरिया को ऐसे पकड़ते हुए कहा जैसे वह उसे कभी जाने नहीं देगा। इवान, विक्टोरिया ने अपने आंसुओं के बीच कहा, उसका दिल भावनाओं से भर गया था। ड्रैगन, तुमने कैसे? मैंने तुम्हारी कलाई देखी। इवान के शब्द उस भयावह दृश्य की याद से कांप उठे जो उसने देखा था। उसे जंगल में खून से सनी हुई सगाई की अंगूठी के साथ एक कलाई मिली थी। उसे पता नहीं था कि माइकल ने एक कटे हुए मरे हुए व्यक्ति की कलाई पर अंगूठी रखकर और उसे घटनास्थल पर छोड़कर यह चाल चली थी। अचानक इवान ने विक्टोरिया को अपने आलिंगन से मुक्त किया और उसकी बाहों की जांच की, लेकिन उसकी उंगली पर सगाई की अंगूठी नहीं मिली। विक्टोरिया भी इसकी अनुपस्थिति से चकित थी, क्योंकि उसे अंगूठी खोने की कोई याद नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि यह माइकल ही था जिसने उसे बेहोश करने के बाद अंगूठी निकाली थी। तभी उन दोनों ने अपना ध्यान डार्क लॉर्ड की ओर लगाया, जो चुपचाप उन्हें देख रहा था। क्या आप फिर से मिल चुके हैं और यह जानने के लिए तैयार हैं कि विक्टोरिया के पीछे ड्रैगन किसने भेजा था? माइकल ने इवान और विक्टोरिया से पूछा। उसका शांत व्यवहार उनके चारों ओर भावनाओं के बवंडर के विपरीत था। आप अभी भी जीवित कैसे हैं? इवान ने पूछा, पूर्ण सदमे में, ये समझने में असमर्थ कि डार्क लॉर्ड उनके सामने कैसे सुरक्षित खड़ा था। विक्टोरिया भी उतनी ही अवाक थी, उसका दिमाग असंभव वास्तविकता को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि माइकल ने अपनी असली शक्ति को छुपाया था, इवान और विक्टोरिया दोनों ही महसूस कर सकते थे कि वह किसी भी नश्वर की क्षमताओं से परे एक क्षेत्र में पहुंच गया था। तुमने ड्रैगन को बुलाया होगा और मुझे बचाने का नाटक किया होगा, विक्टोरिया ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज़ में संदेह और अविश्वास था। क्या तुम एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो? माइकल ने अपनी आंखें घुमाई, उसके स्वर में झुंझलाहट का संकेत था। अपने हाथ की एक लहर के साथ इवान और विक्टोरिया के शरीर अनैच्छिक रूप से झटके खा गए, उनका डर बढ़ गया। जैसे ही माइकल ने अपना हाथ हिलाया, उसके पीछे का दर्पण चमक उठा, जिससे एक दृश्य सामने आया। इवान और विक्टोरिया ने सेलेसी को देखा। उसके साथ काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति हवा में मंडरा रहा था। दृश्य धीरे धीरे एक भव्य मनों में बदल गया, जिसके आसपास के मैदान में सैनिक बेहोश पड़े थे। विक्टोरिया को आश्चर्य हुआ, उसने तुरंत ही उस जागीर को अपना मान लिया और भ्रम और चिंता में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इवान के साथ समझौता हो गया है, सेलेसी की आवाज़ आईने में दृश्य के माध्यम से गूंज उठी और इवान ने ध्यान से सुना। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरी महिला, आप चाहती हैं कि मैं इवान को कैसे संभालूं? यह एक चुनौती है क्योंकि आपने उसे भगवान का दर्जा दिया है, सेलेसी के बगल में तैरते हुए लबादा पहने हुए व्यक्ति ने जवाब दिया, जिसे इवान ने अब स्टॉर्मविंग के रूप में पहचाना। तुम गलत हो, स्टॉर्मविंग। भगवान को मारने वाले तीर, भले ही नूह द्वारा वापस प्राप्त किए गए हों, केवल उसे या डार्क लॉर्ड को मार सकते हैं। वे एकल उपयोग वाले हथियार हैं, जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता या किसी नए रूप में विलय नहीं किया जा सकता।
एक बार डार्क लॉर्ड के नष्ट हो जाने के बाद तीर खुद ही अस्तित्व में नहीं रहेंगे, सेलेसी ने अपनी आवाज़ में गणना और संयम के साथ समझाया। तो आप कैसे प्रस्ताव करते हैं कि हम इवान को संभालें, मेरी महिला? जितना अधिक समय तक हम इवान को स्वतंत्र रूप से घूमने देंगे, उतना ही अधिक संभावित नुकसान वह हमारे पूरे ऑपरेशन को पहुंचा सकता है, स्टॉर्मविंग ने चिंता से भरी आवाज़ में पूछा। यदि इवान ने वास्तव में डार्क लॉर्ड के साथ कोई सौदा किया है तो उसके कार्य निस्संदेह विक्टोरिया के जीवन के इर्द गिर्द घूमेंगे। डार्क लॉर्ड निस्संदेह विक्टोरिया को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करेगा ताकि इवान को अपने आदेश को पूरा करने के लिए हेरफेर किया जा सके। हालांकि अगर हम इस मोहरे विक्टोरिया को खत्म कर देते हैं तो इवान पर डार्क लॉर्ड की पकड़ खत्म हो जाएगी। इवान एक मूल्यवान संपत्ति है जिसे हम हाथ से जाने नहीं दे सकते, सेलेसी ने अपनी आवाज़ में दृढ़ और दृढ़ स्वर में समझाया। सेलेसी की क्रूर योजना को सुनकर इवान और विक्टोरिया के दिमाग सदमे और भ्रम से खाली हो गए। माइकल उनके चेहरों पर भावनाओं को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सेलेसी का इरादा इवान को डार्क लॉर्ड के खिलाफ एक हथियार में बदलना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि माइकल अब इवान को उसके खिलाफ कर रहा था। विक्टोरिया को खत्म करो, स्टॉर्मविंग। ऐसा दिखाओ कि उसकी मौत आकस्मिक है। अगर डार्क लॉर्ड ने वास्तव में इवान के साथ कोई सौदा किया है तो हम उसकी मौत की योजना नहीं बना सकते हैं ताकि ऐसा लगे कि डार्क लॉर्ड इसके लिए जिम्मेदार है। इससे संदेह पैदा होगा और इवान सावधान हो सकता है। हालांकि अगर उसकी मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना लगती है तो डार्क लॉर्ड इवान पर अपनी पकड़ खो देगा। इससे इवान अपनी मंगेतर की व्याकुलता के बिना डार्क लॉर्ड की सेना को हराने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित कर सकेगा। मैं उसके दुख और गुस्से को हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, सेलेसी की ठंडी और गणना करने वाली आवाज़ केबिन में गूंज उठी। विश्वासघात का दर्द धीरे धीरे इवान के दिल में गहराता गया और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने सेलेसी की सेवा की थी और उस पर विश्वास किया था, ये सोचकर कि वह एक मजबूत और दयालु नेता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। इस रहस्योद्घाटन ने इवान को दिखाया कि सेलेसी वह नेता नहीं थी जिसे वह समझता था, बल्कि एक प्रतिशोधी सांप थी। क्या ऐसा है? माइकल ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने स्टॉर्मविंग की छवि पर ध्यान केंद्रित किया। एक संक्षिप्त क्षण के लिए स्टॉर्मविंग का लबादा, नहीं, ये चालबाजी होनी चाहिए। विक्टोरिया ने अविश्वास में चिल्लाया, चौंकाने वाली सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ। क्या ऐसा है? माइकल ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने स्टॉर्मविंग की छवि पर ध्यान केंद्रित किया। एक संक्षिप्त क्षण के लिए स्टॉर्मविंग का लबादा हिल गया, जिससे उसके ऊपरी शरीर की झलक दिखाई दी और माइकल की सहज बुद्धि ने एक महत्वपूर्ण विवरण को पकड़ लिया। अपने हाथ की एक और लहर के साथ माइकल ने एक बार फिर दर्पण में दृश्य बदल दिया। इस बार उसने स्टॉर्मविंग को एक पेड़ की शाखा के ऊपर खड़ा दिखाया जो हवा में एक ग्रे पाउडर डाल रहा था। जैसे जैसे दृश्य सामने आया, विक्टोरिया की यादें वापस आ गईं। उसने शिविर की घटनाओं, शांतिपूर्ण खेती और हड्डी के ड्रैगन द्वारा अचानक घात लगाने की घटनाओं को याद किया। माइकल ने शांति से समझाया, उसने हवा में जो बिखेरा वह एक शक्तिशाली पदार्थ है जिसने हड्डी के ड्रैगन को आपके स्थान पर आकर्षित किया। लेडी सेलेसी, वह नहीं कर सकती। विक्टोरिया की आवाज़ धीमी हो गई, वह सेलेसी के विश्वासघात की गहराई को समझने में असमर्थ थी। माइकल ने उसकी उलझन को समझा, ये जानते हुए कि सेलेसी हेरफेर करने में कितनी कुशल थी। डार्क लॉर्ड को दोष देना और उसे खलनायक के रूप में चित्रित करना एक ऐसी रणनीति थी जो आसानी से लोगों को धोखा देती थी, यहाँ तक कि विक्टोरिया जैसे लोग भी जो उसके कारण में विश्वास करते थे। जैसे ही चुप्पी ने उन्हें घेर लिया, माइकल ने विक्टोरिया और इवान को चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन को समझने दिया। इवान ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। मैंने उसे देखा है। मैंने उसे एक बार देखा था, उसने आगे कहा, एक दिन को याद करते हुए जब वह सेलेसी के मीटिंग हॉल में दाखिल हुआ और एक आकृति को खिड़की से बाहर निकलते देखा। हालांकि सेलेसी ने इसे अपने जासूसों में से एक के रूप में खारिज कर दिया, इवान ने एक बाज के चेहरे वाले आदमी की एक झलक देखी थी, ठीक वैसा ही जैसा डार्क लॉर्ड ने उन्हें दिखाया था। आप और पूरी दुनिया मानती थी कि मैं बुरा हूँ। जब मैंने थूसिया को नष्ट किया तो आपने कहा कि मैं बुरा हूँ। जब मैंने नागालैंड से लड़ाई की तो आपने कहा कि मैं बुरा हूँ। लेकिन आपने कभी ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्यों। माइकल की आवाज़ ठंडी और शक्तिशाली थी, जिससे इवान और विक्टोरिया की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। वे अवाक रह गए, अब किसी पर भी भरोसा करने में असमर्थ थे, क्योंकि सेलेसी के विश्वासघात की सच्चाई उनके अंदर समा गई थी। इवान के दिमाग में डार्क लॉर्ड के गुर्गों से लड़ने और विक्टोरिया को गौरवान्वित करने के बारे में सेलेसी के शब्द फिर से घूम रहे थे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सब एक चालाकी भरी चाल थी। इसके बारे में सोचिए, वह हत्या को रोक सकती थी क्योंकि पूरी दुनिया ने मुझे मरते हुए देखा था, जिसमें सेलेसी भी शामिल था। फिर भी उसने आप पर हमला किया, सिर्फ आपको हेरफेर करने और आपका इस्तेमाल करने के लिए, माइकल ने सेलेसी के धोखे को उजागर करते हुए कहा। लेकिन अभी और भी चौंकाने वाली खबर आने वाली थी। माइकल ने खुलासा किया कि सेलेसी ने इवान को जो शक्तियां दी थीं, वे उसे मार रही थीं।
इवान भगवान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, फिर भी सेलेसी ने किसी तरह उसके शरीर में एक ऐसी कृपा भर दी थी जो अब उसे अस्वीकार कर रही थी। कब तुम्हें अस्वीकार कर रही है? ये केवल समय की बात है कि तुम्हारी आत्मा विस्फोट करके शून्य हो जाएगी, माइकल ने कहा, जिससे विक्टोरिया घबरा गई और उसका दिल इवान के भाग्य के लिए तड़प उठा। इवान स्तब्ध था, अपने आसपास के तीव्र दर्द और ऊर्जा विकिरण को नज़रअंदाज करने में असमर्थ था। सेलेसी द्वारा उसे दी गई कृपा को उसके शरीर द्वारा अस्वीकार करने की वास्तविकता को अनदेखा करना कठिन था। वह जानता था कि डार्क लॉर्ड उससे झूठ नहीं बोल रहा था, उसके शब्द इवान के अपने अनुभवों से मेल खाते थे। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जब तुम विस्फोट करोगे तो तुम अपने आसपास के सभी लोगों को नष्ट कर दोगे, माइकल ने इवान को चेतावनी दी। दूसरी ओर विक्टोरिया माइकल पर पूरी तरह से भरोसा करने में झिझक रही थी। उसने उसके इरादों पर सवाल उठाया, उसे डर था कि वह अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर सकता है। तो हम कैसे जानते हैं कि हम आपकी कही किसी भी बात पर भरोसा कर सकते हैं? क्या होगा अगर आप सिर्फ हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? विक्टोरिया ने सवाल किया। ऐसा नहीं है, इवान ने विक्टोरिया को जवाब दिया। मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मैंने सेलेसी से पूछा, लेकिन उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि कृपा मेरे शरीर को अस्वीकार कर रही है। जब इवान ने समझाया, विक्टोरिया ने सहज रूप से इवान का हाथ पकड़ लिया और उसे खोने के विचार से कांप उठी। चाहे आप मुझ पर विश्वास करें या नहीं, मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो आपको बचा सकता हूँ और जो वास्तव में हो रहा है उसकी सच्चाई को उजागर कर सकता हूँ। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, इवान। वास्तव में न तो आप और न ही दुनिया वास्तव में उस आसनातंत्र को समझती है जो हमारा इंतजार कर रहा है, माइकल ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी और उसने सीधे इवान की आंखों में देखा, स्थिति की तात्कालिकता को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 1052। इवान अब माइकल का सहयोगी है। जैसे जैसे जीवन बदलने वाली सच्चाई सामने आती गई, इवान और विक्टोरिया के भाव अविश्वास से चिंतन में बदल गए। सेलेसी के विश्वासघात के बारे में जानने के बाद डार्क लॉर्ड के प्रति विक्टोरिया की दुश्मनी कम होने लगी और वह खुद को भरोसे और संदेह के बीच फंसी हुई पाती है। खोया हुआ और अनिश्चित महसूस करते हुए वे दोनों और अधिक उत्तरों के लिए माइकल की ओर मुड़े। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले हमेशा पूरी सच्चाई की तलाश करें और कहानी के दोनों पक्षों को जानें, माइकल ने उन्हें सलाह दी। उनका लहजा गंभीर था। उत्सुकता से इवान ने आखिरकार डार्क लॉर्ड से अपनी कहानी के बारे में पूछने का साहस जुटाया। वह डार्क लॉर्ड के नाम से कुख्यात व्यक्ति के पीछे की मंशा को समझना चाहता था। डार्क लॉर्ड के बुरे होने की पूरी धारणा माज़ेरोथ संस्थापकों में से एक किंग जीयू की भविष्यवाणी से शुरू हुई। उस भविष्यवाणी ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की जिसने हमें इस क्षण तक पहुंचाया। हालांकि किंग जीयू या स्काईहॉल ने कभी भी देवताओं के क्षेत्र के सच्चे इरादों को प्रकट नहीं किया, माइकल ने समझाया। और उनके इरादे क्या हैं? विक्टोरिया ने पूछा। नश्वर लोगों को अपना निर्विवाद उपासक बनाना। वे पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रतिरोध को खत्म कर देंगे। अनिवार्य रूप से वे मानवता को गुलाम बनाना चाहते हैं, माइकल ने उत्तर दिया। गुलामी? इवान ने चौंका देने वाले रहस्योद्घाटन को समझने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। हाँ बिल्कुल, 5000 साल पहले मैंने नश्वर क्षेत्र और देवताओं के क्षेत्र के बीच एक अवरोध खड़ा किया था ताकि पूरी दुनिया उनके नियंत्रण में न आ जाए, माइकल ने खुलासा किया, जिससे इवान और विक्टोरिया दंग रह गए। विक्टोरिया का आश्चर्य स्पष्ट था क्योंकि वह जानकारी को समझ रही थी। 5000 साल पुराना? यह असंभव है, माइकल ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, अवरोध पैदा करने वाला मैं ही था, लेकिन ये तब की बात है जब मैंने पूरे ब्रह्मांड को रीसेट किया था। मुझे पता है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। इवान और विक्टोरिया ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा और इस रहस्य को समझने की कोशिश की। माइकल की हताशा साफ देखी जा सकती थी क्योंकि उसने सेलेसी की मंशा पर सवाल उठाए बिना उसकी बातों का आंख मूंद कर अनुसरण करने की उनकी प्रवृत्ति पर अपनी झुंझलाहट व्यक्त की। इसे अपनी भर्ती करने के प्रयास के रूप में मत समझो। इवान, तुम्हारी हालत तुम्हें एक टाइम बम बनाती है और मेरे पास पहले से ही तुमसे ज़्यादा मजबूत अधीनस्थ हैं। विक्टोरिया, मुझे तुम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, माइकल ने स्पष्ट किया, उनकी उम्मीदों को सीधा करना चाहता था। लेकिन मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चाहे तुम्हें ये पसंद हो या न हो, मैं तुम दोनों को तब से जानता हूँ जब मैं रिवर टाउन आया था। मुझे ये देखकर नफरत है कि तुम उस कुतिया द्वारा हेरफेर किए जा रहे हो, उसने कहा। उसके शब्दों में वास्तविक चिंता छिपी थी। इवान की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? उसके आश्चर्य के लिए माइकल की प्रतिक्रिया ठंडी और गणनापूर्ण थी। कुछ नहीं, जैसा कि मैंने कहा, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं तुम दोनों को सलाह दूंगा कि यह न बताएं कि मैं जीवित हूँ। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं अपनी मृत्यु का नाटक नहीं करूंगा, मैं अपनी सारी शक्ति का उपयोग करूंगा। आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि इसके बाद क्या परिणाम होंगे।
मैं भले ही अच्छाई के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं संत नहीं हूँ। अगर कोई मेरी जान को खतरा पहुंचाता है तो मैं अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हुए पूरी ताकत से काम लूंगा। माइकल जानता था कि इवान और विक्टोरिया उसकी योजना में फंसने के बिना आसानी से केबिन से बाहर नहीं निकलेंगे। वह उन्हें पूरी तरह से हेरफेर करने के बजाय सच्चाई बताना और उन्हें विकल्प देना चाहता था। हालांकि उसे अपनी खुद की लड़ाइयां लड़नी थीं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वे उसके रास्ते से दूर रहेंगे और दुनिया को तब तक शांति से रखेंगे जब तक कि वह दुनिया पर राज करने वाले नित्रोइल के साथ बसने के लिए तैयार नहीं हो जाता। लेकिन अगर उस समय नूह और उसके सहयोगी उसके खिलाफ खड़े होते तो वह उनका सामना करने में संकोच नहीं करता, भले ही इसका मतलब उनकी जान लेना ही क्यों न हो। मैं सेलेसी से लंबी बातचीत करना चाहता हूँ। इवान ने अपनी मुट्ठी भींची, उसकी उदासी और दर्द की जगह एक उग्र क्रोध ने ले ली। उसे मारने से कुछ हल नहीं होगा इवान। अगर हम एक सेलेसी को मार देते हैं तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि इस सब के पीछे वास्तव में कौन है, क्योंकि हमेशा एक बड़ा खतरा छाया में छिपा रहता है, माइकल ने समझाया। तो मुझे उसे जाने देना चाहिए और दिखावा करना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं, इवान ने गुर्राहट के साथ कहा। हाँ, माइकल ने सिर हिलाया। दुनिया को यह विश्वास करने दो कि विक्टोरिया मर गई, ठीक वैसे ही जैसे वे मानते हैं कि मैं मर गया हूँ। जब तक तुम सेलेसी के करीब रहोगे यह उसे सुरक्षित रखेगा। लेकिन याद रखो, जब तक तुम सच्चाई नहीं जान लेते तब तक किसी का पक्ष मत लो। जब तुम उसके साथ हो तो देखो कि वह अपने आसपास के सभी लोगों को कैसे प्रभावित करती है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो इवान, माइकल ने कहा अंदर से। तुम्हें पता है कि यह सही विकल्प है। कुछ पलों के लिए इवान और विक्टोरिया ने माइकल के शब्दों पर विचार किया। अंत में विक्टोरिया ने कमरे में सन्नाटा तोड़ा। मैं उसे सुरक्षित रखना चाहती हूँ। अगर तुमने जो कहा कि उसकी कब्र ने उसके शरीर को अस्वीकार कर दिया है वह सच है, तो मैं उसके लिए इलाज की मांग करती हूँ, विक्टोरिया ने दृढ़ता से कहा, अपना दृढ़ संकल्प दिखाते हुए। मैं आगे कहीं जा रही हूँ जहाँ मुझे उसका इलाज मिल सकता है। तुम्हें मेरा वचन है कि मैं उसे ठीक करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूँगा, माइकल ने जवाब दिया। उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था, जिसने विक्टोरिया को अजीब तरह से आश्वस्त किया। फिर अपने हाथ की एक तेज गति के साथ माइकल ने एक सुनहरा चर्मपत्र निकाला और उसे इवान और विक्टोरिया की ओर फेंक दिया। इन स्क्रॉल को सुरक्षित रखें। ये टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल हैं। वे समझ जाएंगे कि आप प्राणघातक खतरे में हैं या नहीं और आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, माइकल ने समझाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे स्क्रॉल के महत्व को समझें। इवान और विक्टोरिया दोनों ने सिर हिलाया, माइकल द्वारा दी गई सहायता के लिए आभारी, उसके प्रति उनकी जटिल भावनाओं के बावजूद। इवान और विक्टोरिया के केबिन से बाहर निकलने के बाद वेदोरा एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के माध्यम से प्रकट हुआ। सब कुछ तैयार है। मैं अमर परिषद की निगरानी कर रहा हूँ और वे पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। अगर हम क्रिस्टल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें अभी जाना होगा, अयाग ने माइकल को सूचित किया। माउंट गैलियन छोड़ने से पहले माइकल ने वेडोरा से अमर लोगों पर कड़ी नज़र रखने के लिए कहा था। उनके साथ ही अमर लोगों के विनाश और नुकसान ने उन्हें घबराहट में डाल दिया था और उन्होंने रानी की आत्मा के एक टुकड़े को रखने वाले क्रिस्टल की रक्षा करने का फैसला किया। क्या आपको लगता है कि इवान अब हमारे साथ काम करेगा? सबा ने पूछा जब माइकल अमर परिषद में वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह करेगा, माइकल ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। हमारे दुश्मन के दिल के भीतर एक जासूस होगा, अयाग ने खुशी से ठहाका लगाया। सेलेसी मेरी दुश्मन नहीं है। मैं जब चाहूँ उसे मार सकता हूँ। लेकिन मैं एंडोहर के बारे में और जानना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या वह वास्तव में सेलेसी को नियंत्रित करता है। कोई उसके तार खींच रहा है और मुझे कार्रवाई करने से पहले ये जानना होगा कि वह कौन है। सेलेसी को लगता है कि मैं मर चुका हूँ, इसलिए वह जल्द ही कोई गलती करेगी और इवान उसका फ़ायदा उठाने और हमें वह जानकारी देने के लिए वहाँ होगा जिसकी हमें ज़रूरत है, माइकल ने समझाया। कैन ने माइकल की योजना से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। फिर वेड्रोआ माइकल के कंधे पर चढ़ गया और उसने अपने रूनिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके खुद को माउंट गैलियन के पास टेलीपोर्ट किया। एक बार जब वह बर्फीले पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया तो माइकल मैनर के ऊपर से उड़ गया और अमर लोगों के किसी भी संकेत के लिए क्षेत्र को स्कैन किया। जल्द ही उसने उन्हें देखा और सावधानी से एक संकीर्ण मार्ग का उपयोग करके पहाड़ से नीचे उतरा। वे वहाँ हैं, अयाग ने माइकल के कान में फुसफुसाया। आसमान के ऊपर मंडराते हुए माइकल ने अमर लोगों को देखा क्योंकि वे पहाड़ पर बर्फ की एक दीवार पर पहुंचे थे। उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने हाथ दीवार पर रखे जिससे पहाड़ थोड़ा हिल गया। बर्फ की दीवार खुल गई जिससे एक छिपी हुई गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। इससे पहले कि माइकल उनका पीछा कर पाता, दीवार बंद हो गई जिससे अमर लोग अंदर फंस गए। अजीब ऊर्जा से अप्रभावित पहाड़ के चारों ओर की बाधा को पार करते हुए माइकल शांति से संकरे रास्ते को पार करते हुए बर्फ की दीवार की ओर तैरता हुआ चला गया। जब वह दीवार पर पहुंचा तो माइकल ने उस पर अपना हाथ रखा और सिस्टम को बुलाया।
सिस्टम, मेरे लिए ये दीवार खोलो, माइकल ने शांति से अनुरोध किया। माइकल से 3 लाख बदमाश सिक्कों के साथ सिस्टम ने दीवार पर लगे रूनों को पार कर लिया, जिससे माइकल गुफा में प्रवेश कर सका। गुफा के अंदर एक नर्म नीली चमक से रोशन था, जिससे प्रकाश स्रोत की आवश्यकता समाप्त हो गई। अमर लोगों द्वारा छोड़े गए पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए माइकल गुफा के अंत में पहुंच गया, जहां उसने कई बूढ़े पुरुषों और महिलाओं को शुद्ध सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक रहस्यमय काले क्रिस्टल के चारों ओर खड़े देखा। माइकल ने देखा कि काले क्रिस्टल से धुएं का एक काला झोंका निकल रहा है और अमर लोगों के सिर में घुस रहा है। वे एक ट्रांस जैसी अवस्था में खड़े थे, उनकी निगाहें बर्फ की छत पर टिकी हुई थीं। उन मूर्खों को मार डालो और क्रिस्टल को दानव की कब्र में वापस ले आओ। माइकल ने अचानक अपने सिर में रानी की आवाज़ सुनी, जिससे उसके शरीर में एक झटका लगा। वह मेरे विचारों पर आक्रमण कैसे करती रहती है? माइकल हैरान था और अमर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार था। जल्द ही माइकल चुपचाप अमर लोगों के समूह के पास गया, क्योंकि उसने उन्हें काले क्रिस्टल के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए देखा। एक एक करके वे घेरे में शामिल हो गए और उनकी आंखें चमक उठीं। ये दर्शाता है कि वे किसी तरह के मन के नियंत्रण में थे। क्रिस्टल से निकलने वाले धुएं के काले झोंके उनके दिमाग में हेरफेर कर रहे थे, जिससे वे उसकी इच्छा के अधीन हो गए। उनकी ट्रांस जैसी अवस्था का फायदा उठाते हुए माइकल चुपके से अमर लोगों के करीब चला गया। उसकी काली तलवारें बाहर निकली हुई थीं और हमला करने के लिए तैयार थीं। वह दूरी कम करते हुए प्रत्येक कदम सोच समझकर और चुपचाप उठा रहा था। उसका दिल आसन्न टकराव की आशंका से तेजी से धड़क रहा था। मैं यह अध्याय बुखार में लिख रहा हूँ, इसलिए किसी भी गलती के लिए क्षमा करें। अध्याय 1053 रानी की खोज पूरी करना। जब माइकल चुपके से अमर लोगों के पास पहुंचा, तो उसने सीढ़ियों का उपयोग करने के बजाय एक ऊंचे स्थान से नीचे उतरते हुए एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी इंद्रियों को पूरी गुफा में फैलाया और पुष्टि की कि अमर लोगों के लिए उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें फंसाए जाने के बाद उसका एकमात्र काम उन सभी को खत्म करना था। अमर लोगों की ओर चलते हुए उसने अंधेरे क्रिस्टल से निकलने वाली भारी ऊर्जा को महसूस किया। आश्चर्यजनक रूप से क्रिस्टल ने उसे एक ट्रांस में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे का देवता होने के नाते माइकल इसके प्रभाव का विरोध करने और कनेक्शन तोड़ने में सक्षम था। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या सोच रहे थे, अयाग ने माइकल के कंधे के ऊपर से सोचा। अमर सभी ऊपर देख रहे थे, उनकी आंखें उनकी आंखों के पीछे मुड़ी हुई थीं। उन सभी को मार डालो और मेरे क्रिस्टल से कनेक्शन तोड़ दो। रानी की आवाज़ फिर से माइकल के सिर में गूंज उठी। ऐसा करना बंद करो, माइकल ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, घुसपैठ से निराश होकर। हमने क्या किया? माइकल की प्रतिक्रिया से भ्रमित होकर अयाग ने पूछा। मैं अपने सिर के अंदर रानी की आवाज़ सुन सकता हूँ, माइकल ने मंत्रमुग्ध अमर प्राणियों के चारों ओर चक्कर लगाते हुए फुसफुसाया। हम उसे क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? सबा ने पूछा। तुम ऐसा क्यों चाहते हो, मूर्ख? अयाग ने अपनी आवाज़ कम करते हुए अपने भाई को डांटा। इस बीच माइकल ने अमर प्राणियों के सामने अपने हाथ घुमाए, ये देखने के लिए कि क्या वे उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वे बीच में क्रिस्टल से पूरी तरह मंत्रमुग्ध रहे। उन्हें मार डालो, रानी की आवाज़ एक बार फिर गूंजी और माइकल मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा परेशान होकर जवाब दिया, ठीक है, ठीक है। अपने 2 काले तलवारों के साथ माइकल बिजली की गति से आगे बढ़ा। एक धुंधली गति के साथ उसने तेजी से प्रत्येक अमर प्राणी का सिर काट दिया। उनके सिर उनके शरीर से अलग हो गए, खून जमीन पर बिखर गया, जिससे एक भयानक दृश्य बन गया। क्रूर हमले के बावजूद उनके शरीर जमीन पर मजबूती से जड़े रहे, उनके कटे हुए सिर से कोई असर नहीं पड़ा। इस विचित्रता को अनदेखा करते हुए माइकल ने अंधेरे क्रिस्टल की ओर अपना रास्ता जारी रखा। जैसे ही वह क्रिस्टल के पास पहुंचा, उसने देखा कि उस पर एक काला धुआं छाया हुआ था। अमर लोगों को मारने के बाद माइकल ने देखा कि उनके बेजान शरीर से सफ़ेद धुएं की धारें क्रिस्टल में समा रही थीं। सिस्टम की सूचनाएं उसके सिर के अंदर बजती रहीं, जो उसे उसके घातक कार्यों के लिए अनुभव अंक और बदमाश अंक से पुरस्कृत कर रही थीं। डिंग, अमर को मारने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 2000 अनुभव अंक और 5000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 8000 बदमाश अंक। क्रिस्टल ऊर्जा से स्पंदित लग रहा था और माइकल को उसमें से शक्ति का एक उछाल महसूस हो रहा था। वह जानता था कि इस क्रिस्टल में रानी की आत्मा का एक टुकड़ा है और इसे गलत हाथों में पड़ने से रोकना बहुत ज़रूरी था। उसके सिर में रानी की आवाज़ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह चाहती थी कि वह क्रिस्टल वापस ले आए, और माइकल का उसकी अवज्ञा करने का कोई इरादा नहीं था। उनके सिर कटे होने के बावजूद अमर लोगों के शरीर जमीन पर जड़वत बने रहे। माइकल ने इस अजीबोगरीब घटना पर ध्यान नहीं दिया और अंधेरे क्रिस्टल की ओर बढ़ गया। क्रिस्टल काले धुएं के बादल में लिपटा हुआ था और जैसे ही माइकल अमर लोगों की जान ले रहा था, उसने देखा कि सफ़ेद धुएं के कण क्रिस्टल में समा रहे थे। क्रिस्टल उनकी आत्माओं को खा रहा है, सबा ने देखा, अंधेरे आर्टिफैक्ट में तैरते हुए भयानक सफ़ेद धुएं को देखते हुए।
इस क्रिस्टल में रानी की आत्मा का एक टुकड़ा है। आपने क्या उम्मीद की थी? माइकल ने क्रिस्टल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए हंसते हुए कहा। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में बिजली का एक झोंका आया और उसने खुद को एक भ्रामक दृष्टि में पाया। दृष्टि में वह एक विशाल सेना के सामने अकेला खड़ा था। चारों ओर अंधेरा था और क्षितिज पर ज्वालामुखी पर्वत से लावा की धाराएं निकल रही थीं। माइकल को दृष्टि से बाहर निकलने और वास्तविकता में लौटने में एक पल लगा। इसे दानव की कब्र पर ले आओ, फिर से माइकल ने अपने सिर में रानी की आवाज़ सुनी। दानव की कब्र, समझ गया। माइकल ने अपने सिर में रानी की आवाज़ का जवाब दिया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, सबा ने एक वैध सवाल उठाया, इन शवों का क्या? क्या हमें उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, इससे अमर लोगों को चिंता करने का मौका मिलेगा, माइकल ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। दुनिया को डार्क लॉर्ड के मरने का विश्वास होने के साथ अमर लोगों की परिषद चकित और भयभीत हो जाएगी। उन्हें रहस्यमय मौतों पर अटकलें लगाने और डर में डूबने देने का फैसला किया। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके भाइयों को किसने मारा था। शवों को काली लपटों से नष्ट करना संदेह पैदा कर सकता था, क्योंकि ऐसी शक्तिशाली आदिम ज्वाला के इस्तेमाल से निशान रह सकते थे। माइकल ने उन्हें रहस्यमय मौतों पर अटकलें लगाने और डर में डूबने देने का फैसला किया। क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद माइकल ने नित्रोएल द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षित घर तक पहुंचने के लिए अपने रूनिक टेलीपोर्टेशन का तेजी से उपयोग किया। एक पल में उसने खुद को एक विशाल हॉल में पाया जो एक शानदार झूमर से रोशन था। हॉल के केंद्र में एलिडर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर चमकते हुए रूनों को उकेरने में तल्लीन था। एलिडर की सरलता की बदौलत माइकल टेलीपोर्टर को उसके अंधेरे महल से नित्रोएल के सुरक्षित घर तक ले जाने में सक्षम था जब स्काईहॉल सेना ने उसके गढ़ पर कब्जा कर लिया था। कार्य कैसा चल रहा है, एलिडर? माइकल ने रनमास्टर के पास जाकर पूछा। ईमानदारी से कहूं तो यह चुनौतीपूर्ण है। इन रून शब्दों के लिए किसी दूसरे 6 सितारा रूनमास्टर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। क्या आप देवताओं के क्षेत्र में खुद को टेलीपोर्ट करने के बारे में निश्चित हैं? हमें नहीं पता कि वह क्षेत्र कितनी दूर है, एलिडर ने अपनी चिंता व्यक्त की। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। माइकल विशाल टेलीपोर्टर के सामने खड़ा था, उसके केंद्र में घूम रहे अंधेरे भंवर को देख रहा था जो उसके फ्रेम को सजाते हुए चमकते रूनों से घिरा हुआ था। और उस बाधा के बारे में क्या जो हमारे क्षेत्र को देवताओं के क्षेत्र से अलग करती है? आपको कैसे पता कि यह आपको बुझने देगी? एलिडर ने डार्क लॉर्ड की भलाई के बारे में वास्तव में चिंतित होकर कहा। उसके लिए माइकल न केवल एक भगवान था बल्कि एक प्रिय छात्र और पुत्र आकृति भी था। क्योंकि मैंने बाधा लगाई थी, माइकल ने शांति से उत्तर दिया। वह जानता था कि पिछले डार्क लॉर्ड ने नूह को हराने के बाद देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश करने के इरादे से बाधा बनाई थी। हालांकि माइकल की अलग योजना थी। नूह को मारने और अवरोध में छेद बनाने के बजाय उसने खुद की मौत का नाटक किया और देवताओं के दायरे में सेंध लगाने के लिए शक्तिशाली सिस्टम का उपयोग करने की योजना बनाई। अवरोध के पार उसे टेलीपोर्ट करने के लिए सिस्टम द्वारा मांगी गई लागत चौंका देने वाली थी, 50 मिलियन बदमाश अंक। इस तरह के खर्च से उसके पास केवल 10 मिलियन बदमाश अंक बचेंगे, लेकिन यह एक जोखिम था जो माइकल को उठाना था। उसे रोकने की कोशिश मत करो, एलिडर। माइकल के कंधे पर अपने आसन से सबा ने आह भरी। फौज के लिए टेलीपोर्टर को सक्रिय करें, माइकल ने निर्देश दिया। क्या आप अमर लोगों से रानी का क्रिस्टल प्राप्त करने में सफल रहे? एलिडर ने पूछा। माइकल ने सिर हिलाया और जैसे ही एलिडर ने अपनी आंखें बंद की और हवा में कुछ रन बनाए, भंवर घूमने लगा। माइकल ने आत्मविश्वास से भंवर में कदम रखा, हॉल से गायब हो गया। माइकल अपने फौज में प्रकट हुआ, लेकिन वहां कोई काम नहीं चल रहा था। कुछ समय के लिए फौज छोड़ने का फैसला करते हुए उसने अपने धातु के पंखों को सक्रिय किया और माउंट हेड्स की चोटी पर चढ़ गया। इस सुविधाजनक स्थान से वह दानव की कब्र के विशाल विस्तार को देख सकता था, एक उजाड़ परिदृश्य जहां एक विशाल बैल दूरी पर चल रहा था और असंख्य भयानक और विविध राक्षस स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। लाल आकाश और काली बिजली ने जगह के भयानक माहौल में योगदान दिया। अरे रानी, क्या आपके मन में इस क्रिस्टल के लिए कोई विशिष्ट स्थान है? माइकल ने पूछा, एक आकस्मिक इशारे के साथ अपने अंतरिक्ष वलय से काले क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए। रानी के निरुत्तर रहने के कारण माइकल का भारी सन्नाटा छा गया। हालांकि दूर से एक हल्की चमक दिखाई दी जो बंजर जमीन को रोशन कर रही थी। मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं क्रिस्टल को वहीं रखूं, माइकल ने अनुमान लगाया। उसकी आवाज़ स्थिर थी क्योंकि वह अदृश्य रानी को संबोधित कर रहा था। अपने पंखों को सुंदर ढंग से फड़फड़ाते हुए वह उड़ गया और चमकते हुए क्षेत्र की ओर बढ़ गया। कहाँ? सबा ने पूछा। आप इसे नहीं देख सकते, माइकल ने सरलता से उत्तर दिया। उसके पंख उसे आसानी से आकाश में आगे बढ़ा रहे थे। कुछ ही मिनटों में माइकल जमीन पर उतरा जहां धरती से एक हल्की चमक निकल रही थी। वेड्रोआको, जमीन लाल और रेतीली दिखाई दी, जो कि दानव की कब्र के बाकी हिस्सों की तुलना में असाधारण नहीं लग रही थी। ये लो, एक आत्मा क्रिस्टल तुम्हें दिया गया। माइकल ने सावधानी से क्रिस्टल को जमीन पर रखा, उसकी मुद्रा में उसकी प्रत्याशा स्पष्ट थी।
हालांकि कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या मैं जा सकता हूँ? माइकल ने रानी की ओर से स्वीकृति के किसी भी संकेत की तलाश में इधर उधर देखते हुए पूछा। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही उसके नीचे की जमीन हिंसक रूप से कांप उठी। धरती फट गई और क्रिस्टल दरार की गहराई में डूब गया। पलक झपकते ही दरारें बंद हो गईं, मानो क्रिस्टल को निगल रही हों। लगता है मेरा काम हो गया, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा, जाने का इरादा रखते हुए। फिर भी अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, जिससे उसे वापस मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस जगह पर उसने क्रिस्टल रखा था उसके ऊपर एक महिला की भयावह छवि उभरी, जो काले अलौकिक धुएं से बनी थी। माइकल के कंधे पर बैठी 3 सिर वाली हाइड्रा वेडोरा डर से कांप उठी। ऐसे दुर्जय प्राणी के लिए यह एक असामान्य घटना थी। मेरी आत्मा का अगला टुकड़ा देवताओं के राज्य में है, वही स्थान जहां तुम अगली बार जा रहे हो। इसे उस देवता से वापस ले लो जिसके पास मेरी आत्मा का क्रिस्टल है, और मैं तुम्हें एक एहसान दूंगा, आकृति बोली, और माइकल ने तुरंत इसे रानी की किसी अभिव्यक्ति के रूप में पहचान लिया। हालांकि डर ने उसे जकड़ नहीं लिया था, लेकिन उसकी पेशकश ने उसे चौंका दिया, खासकर उसकी एक एहसान करने की इच्छा। चूंकि मैं पहले से ही देवताओं के राज्य की ओर जा रहा हूं, इसलिए तुम्हारा क्रिस्टल वापस पाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस बार कोई समय सीमा नहीं है, माइकल ने घोषणा की। बहुत अच्छा, बस इतना याद रखना कि मुझे बहुत देर तक इंतजार न करवाना, अन्यथा वहां मेरा पालतू जानवर तुम्हारी प्यारी भट्टी को धूल में मिला सकता है, रानी ने चेतावनी दी, दूर से विशालकाय बैल की ओर धुआंधार उंगली दिखाते हुए। माइकल हैरान रह गया, आखिरकार रहस्यमय प्राणी के पीछे की सच्चाई को उजागर कर दिया। जब से उसने राक्षस की कब्र में पैर रखा था, तब से बादलों को छूने के लिए पर्याप्त विशाल बैल ने उसे हैरान कर दिया था। अब उसे समझ में आ गया था कि बैल रानी का पालतू जानवर था। ठीक है, माइकल ने आह भरते हुए रानी की शर्तों पर सहमति जताई। अध्याय 1054 देवताओं के राज्य का परिचय। रानी का कार्य पूरा होने के बाद माइकल निथ्रोएल की जागीर में वापस आ गया, जहां गया बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि माइकल देवताओं के राज्य की यात्रा पर निकलने वाला है और अपने पति को विदा करना चाहती थी। हॉल खाली था, बीच में सिर्फ एक आरामदायक सोफा सेट था और खिड़कियां शांत घाटी और झिलमिलाती झील को देखती थीं। सब कुछ ठीक रहा? गया ने माइकल से पूछा, उसकी आंखें चिंता और प्यार से भरी हुई थीं। माइकल ने सिर हिलाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे एक गर्मजोशी भरे गले में खींच लिया। उन्होंने एक दूसरे की मौजूदगी को संजोते हुए एक भावुक चुंबन साझा किया। निथ्रोएल कुछ ही क्षणों में यहाँ आ जाएगा, गया ने उसे सूचित किया। माइकल सोफे पर बैठ गया और गया उसके साथ बैठ गया, उनकी आंखें एक प्यार भरी नज़र से बंद थीं। मैं अगले सप्ताह ही वहां जा रहा हूं, माइकल ने शांति से बताया, जिससे गया आश्चर्यचकित हो गई। क्यों, क्या कारण है? उसने चौंक कर पूछा। क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें हनीमून पर ले जाऊंगा, और मैं अपना वादा निभाने का इरादा रखता हूं, माइकल ने गया को अपने करीब रखते हुए कहा। उसने उसके सिर के एक तरफ चूमा, उसके प्रति अपना स्नेह दिखाते हुए। तुम इतनी रोमांटिक कब हो गई? गया ने पूछा, उसकी आवाज़ खुशी से भर गई। कई महीने हो गए थे जब उन्होंने बिना किसी चिंता के साथ क्वालिटी टाइम बिताया था। उसे लगा कि माइकल अपना वादा भूल गया है, लेकिन वह समझती थी कि वह कितनी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रहा है। उसकी पत्नी के रूप में वह उसका बोझ बढ़ाने के बजाय उसका साथ देना चाहती थी। जब मैंने पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत सांप से शादी की, माइकल ने हंसते हुए उसके होठों पर एक और प्यारा सा चुंबन दिया। हम कहाँ जाएंगे? गया ने पूछा, उसकी उत्तेजना उबल रही थी। जहाँ भी तुम चाहो, माइकल ने जवाब दिया, उसका दिल अपनी पत्नी के लिए प्यार से भर गया। गया की आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उसने अपने स्पेस रिंग में हाथ डाला और अपने बड़े करीने से लिखे नोट से भरा एक चरणपत्र निकाला। ओह माइकल, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं किन जगहों के बारे में सपने देख रही हूँ। सबसे पहले सेलेस्टियल गार्डन है, जो चांदनी में चमकते हुए जीवंत फूलों से सजे तैरते द्वीपों का एक क्षेत्र है। माइकल उसे प्यार से चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। हनीमून गंतव्यों पर नोट्स ले रहे हैं, है न? तुम वाकई कुछ और हो, गया ने चंचलता से उसकी बाँह थपथपाई। बेशक, मैं चाहती हूँ कि यह एक ऐसा हनीमून हो जिसे हम हमेशा संजो कर रखेंगे। और भी बहुत कुछ है, उसने आगे कहा। इसके बाद हमारे पास स्टारफॉल मीडोज है, जहाँ हर रात तारे उतरते हैं, एक लुभावने तमाशे में आकाश में नाचते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग खुद प्यार का जश्न मना रहा हो। माइकल ने एक मनोरंजक भान उठाए। स्टारफॉल मीडोज, है न? तुम वाकई सबसे जादुई जगहों को ढूंढना जानते हो। लेकिन गया का उत्साह संक्रामक था और वह खुद को रोक नहीं पाए। और फिर वहाँ जादुई जंगल है, जहाँ पेड़ धुन गाते हैं और फूल आपके हर कदम के साथ रंग बदलते हैं। यह एक जीवित पेंटिंग में चलने जैसा है, माइकल ने हंसते हुए कहा। तुमने वास्तव में इस पर बहुत सोचा है न? ऐसा लगता है कि तुमने हमारे हनीमून की योजना किसी भी युद्ध रणनीति से बेहतर बनाई है। गया हंसा और उसके करीब झुक गया।
ठीक है मेरे प्यारे डार्क लॉर्ड, मैं बस यही चाहता हूं कि यह हमारे लिए एकदम सही हो। आखिरकार हम सभी अराजकता के बीच जादू और खुशी के एक पल के हकदार हैं। तुम सही हो, माइकल ने कहा, उसका स्वर नर्म हो गया। मैं इसे तुमसे बेहतर किसी और के साथ साझा नहीं कर सकता। जब वे मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे, माइकल और गया ने अपने सपनों के हनीमून की योजना बनाई, एक के बाद एक मनमोहक स्थान चुनते हुए। जैसे ही माइकल और गया ने अपने सपनों के हनीमून की योजना बनाना जारी रखा, हॉल का दरवाज़ा खुला और ईव जल्दी से अंदर आए। उसका चेहरा प्रशिक्षण से थकान से लाल हो गया था। अरे महारानी यहाँ हैं, ईव ने अपनी सांस को थामते हुए घोषणा की। ये स्पष्ट था कि वह आगे की लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार करने के लिए खुद को प्रेरित कर रही थी। जब डार्क लॉर्ड देवताओं के राज्य के लिए प्रस्थान करेगा तो गया के साथ लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। माइकल के जवाब देने से पहले नित्रोएल ने बिना किसी अंगरक्षक के साथ शालीनता से हॉल में प्रवेश किया। सुरक्षा से इनकार करने का उसका निर्णय एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था, क्योंकि उसे डार्क लॉर्ड के साथ अपने संबंध को दुनिया से गुप्त रखने की आवश्यकता थी, जो उसे मृत मानती थी। नित्रोएल ने शालीनता से हॉल में प्रवेश किया। उसकी उपस्थिति एक महारानी की शाही आभा और शिकार की देवी की शक्ति को दर्शाती थी। माइकल और गया ने मुस्कुराते हुए उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जब वह उनके सामने बैठी। मैं विदा लेती हूँ, ईव ने माइकल की ओर सिर हिलाया और हॉल से चली गई। ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि उसने माइकल के हत्यारों को गया के जैविक पिता को खोजने और मारने का आदेश दिया था। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? नित्रोएल ने पूछा। उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए गया की ओर मुड़ी। हालांकि गया चुप रही, उसने नित्रोएल के प्रति किसी भी नाराजगी का कोई संकेत नहीं दिया। महारानी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि उसने माइकल के हत्यारों को गया के जैविक पिता इनग्राम को खोजने और मारने का आदेश दिया था। लेकिन जब गया चुप रही तो नित्रोएल ने मामले में आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। एलिडिर अभी भी टेलीपोर्टर पर काम कर रहा है। यह अगले सप्ताह के अंत तक तैयार हो जाना चाहिए, माइकल ने जवाब दिया। नित्रोएल ने पीछे झुककर अपने पैरों को शालीनता से क्रॉस किया। इस बीच आपकी क्या योजनाएं हैं? महारानी ने पूछा। बस कुछ निजी मामले निपटाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं पहुंच से बाहर रहूंगी, माइकल ने जवाब दिया। मैं भी नहीं। कल मैं विश्वासघाती महासागर में जाने की योजना बना रही हूं। लेकिन जाने से पहले मैंने सोचा कि आपको देवताओं के क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय दूं। नित्रोएल ने अपनी घोषणा से माइकल और गाय दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। विश्वासघाती महासागर एक खतरनाक जगह थी और वे ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि नित्रोएल जैसी देवी और महारानी वहां क्या करने का इरादा रखती हैं। क्या आप अकेले जाने की योजना बना रहे हैं? क्या आपके पास ऐसे मामलों के लिए आपके युद्ध देवता नहीं हैं? माइकल ने पूछा। समय बदल रहा है डार्क लॉर्ड। अब जबकि दुनिया मान रही है कि तुम मर चुके हो, हर राज्य एक नए खलनायक को निशाना बनाना चाहता है। मैं नश्वर लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। उन्हें जीवित रहने के लिए किसी से नफरत करने, लड़ने और डरने की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें भोजन, हवा और पानी की ज़रूरत होती है, नित्रोएल ने शांति से समझाया। और तुम्हारा क्या मतलब है? माइकल ने पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बौने और जानवरों का राज्य बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है। मैं लगभग हर राजा और रानी की अपने राज्यों का विस्तार करने की योजनाओं के बारे में सुन रहा हूँ। जानवरों का राजा अपनी सेना को दक्षिणी महाद्वीप पर भेजने और उन पर आक्रमण करने की भी योजना बना रहा है, नित्रोएल ने खुलासा किया। गया ने इस रहस्योद्घाटन पर शैतानी ढंग से ठहाका लगाया। चलो देखते हैं कि वह दक्षिणी महाद्वीप पर कैसे आक्रमण करता है, उसने हंसी उड़ाई। गया और माइकल ने दक्षिणी महाद्वीप पर नियंत्रण हासिल करने के लिए दो सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग पिशाचों, लेनोरा और ट्रिस्टा को भेजा था। जानवरों के राजा को कम मत आंको, डार्क क्वीन। वह मेरे और आपके पति की तरह भगवान नहीं हो सकता, लेकिन वह किसी भी भगवान की तरह ही सक्षम है, नित्रोएल ने गया को चेतावनी दी। जिज्ञासु, माइकल ने पूछा, तो विस्तार और विश्वासघाती महासागर में आपके उद्यम के बीच क्या संबंध है? शक्ति। और क्या? जो भी विश्वासघाती महासागर में अप्रयुक्त क्षमता को नियंत्रित करता है, वह किसी भी युद्ध के परिणाम को नियंत्रित करता है। और मैं गोंडोलिन साम्राज्य के लिए वह शक्ति चाहता हूं, नित्रोएल ने ठंडे दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की। गया अब अपने गुस्से और हताशा को रोक नहीं पाए और उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में नित्रोएल से भिड़ने का फैसला किया। चूंकि मैं अपने पति के हत्यारों द्वारा अपने पिता को मारने के आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर रही हूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महारानी, आप अवोर महाद्वीप पर शासन करने और गोंडोलिन का विस्तार करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हैं? तुम देवी हो, अपनी दुनिया में लौटने की योजना क्यों नहीं बना रही हो? गया ने सवाल किया। नित्रोएल ने गया की आंतरिक उथल पुथल को समझा और महसूस किया कि माइकल ने उसे इनग्राम को खोजने और मारने के अनुरोध के बारे में सूचित किया था। हालांकि नित्रोएल ने गया के प्रति कोई बुरी मंशा नहीं रखी। अगर कुछ भी था तो उसने उसके साथ सहानुभूति जताई।
जब तुम्हारा पति देवताओं के राज्य से लौटेगा तो वह तुम्हें बताएगा कि क्यों। इस बिंदु पर मैं तुम्हें जो संक्षिप्त उत्तर दे सकता हूँ वह यह है कि देवताओं का राज्य इस दुनिया से कहीं अधिक बुरा है। जो मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। नित्रोइल ने एक पल के लिए रुककर आगे की ओर झुक गया। अगर सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हुआ तो तुम अल्वियन के जंगल में उतर जाओगे, जो देवी माली का क्षेत्र है। उसकी मदद मांगो, लेकिन सावधान रहो कि उसके बहुत करीब न जाओ, नित्रोइल ने चेतावनी दी। क्यों? माइकल ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि वह एक कामुक शिकारी है, नित्रोइल ने खुलासा किया। गया अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन से चकित रह गई, क्योंकि नित्रोइल ने आगे कहा, एक बार जब आप दिव्य द्वार पा लेते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी यात्रा निम्बोसिया साम्राज्य से देवताओं के क्षेत्र में शुरू करें, जिस पर बारिश के देवता रेनार का शासन है। यह आपके लिए क्षेत्र की गतिशीलता को सीखने और प्रत्यक्ष रूप से ये देखने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु होगा कि एक देवता कितना क्रूर हो सकता है। जैसे ही नित्रोइल ने बात की, उसने अपनी कलाई को शालीनता से हिलाया, एक चांदी की चेन को बुलाया जिस पर एक सुनहरा तीर लगा हुआ था। एक आत्मविश्वास भरे इशारे के साथ उसने चेन को माइकल की ओर फेंक दिया। यह मेरा पदक है। यह आपकी ईश्वरीय आभा को छिपाएगा और आपको देवताओं से छिपाए रखेगा। देवताओं के क्षेत्र में रहते हुए इसे हर समय पहनना याद रखें, जब तक कि आप नहीं चाहते कि देवताओं की पूरी सेना आपके दरवाजे पर हो। डार्क लॉर्ड, आप अनगिनत भूखे शेरों की मांद में गहराई तक जा रहे हैं, नित्रोइल ने माइकल को चेतावनी दी। उसकी सफलता के लिए उसकी चिंता स्पष्ट थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह असफल हुआ तो पैंथियन नश्वर क्षेत्र और देवताओं के क्षेत्र के बीच की बाधा को तोड़ देगा। इससे एक अराजक आक्रमण होगा, जिसमें प्रत्येक देवता उपासकों और शक्ति के लिए नश्वर क्षेत्र का एक टुकड़ा दावा करना चाहेगा। ऐसी तबाही पूरे नश्वर क्षेत्र पर शासन करने के उसके सपने को चकनाचूर कर देगी, जिससे उसकी महत्वाकांक्षी इच्छा का रहस्यमय कारण पीछे छूट जाएगा। क्या कोई संभावना है कि रेनार मेरे साथ कोई सौदा करना चाहेगा या गठबंधन करना चाहेगा? माइकल ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। नित्रोइल इस सवाल पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ओह मेरे डार्क लॉर्ड, आपको देवताओं के बारे में बहुत कुछ सीखना है। रेनार जैसे उच्च देवता, जो वर्षा के देवता जैसी उपाधियां रखते हैं, पूरी तरह से पैंथियन के लिए समर्पित हैं। वे नश्वर क्षेत्र पर अपार शक्ति और प्रभाव रखते हैं, भले ही बाधा मौजूद हो। उदाहरण के लिए, यदि रेनार को मार दिया जाता तो नश्वर क्षेत्र में तब तक कोई वर्षा नहीं होती जब तक कि देवताओं के क्षेत्र में वर्षा का कोई अन्य देवता पैदा नहीं हो जाता, नित्रोइल ने समझाया। माइकल ने पाया कि वह देवताओं के क्षेत्र और खेल में जटिल गतिशीलता से बहुत अधिक आकर्षित हो रहा था। हालांकि अधिक जानकारी प्राप्त करना एक चुनौती थी, खासकर तब जब नित्रोइल से व्यक्तिगत रूप से मिलना लगभग असंभव था, क्योंकि उनकी मृत्यु के मुखौटे को बनाए रखने की आवश्यकता थी। शायद बिना उपाधियों या शासन करने वाले राज्यों के देवता आपके साथ गठबंधन करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको वास्तव में दुर्जय बनना होगा। अन्यथा कोई भी समझदार देवता देवताओं के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं दो संभावित दृष्टिकोण सुझाता हूँ, या तो देवताओं के क्षेत्र में शामिल होने का कोई तरीका खोजें और उनके साथ तब तक काम करें जब तक कि आप उन्हें धोखा देने का अवसर न पा सकें, या चुपचाप देवताओं के क्षेत्र में अपने उपासकों को बढ़ाएं, नित्रोइल ने सलाह दी। मैं ये कैसे करूं? माइकल ने पूछा। एक संदेशवाहक का चयन करें और उन्हें अपनी शक्ति के बारे में संदेश फैलाने के लिए भेजें। जैसे ही हताश लोग आपसे प्रार्थना करना शुरू करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करें। वे इसे चमत्कार के रूप में देखेंगे और आपके उपासकों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि ये दृष्टिकोण खतरनाक है, क्योंकि कोई भी भगवान अपने उपासकों को अवैध शिकार होते हुए नहीं देखना चाहता। जैसा कि मैंने कहा, एक बार जब आप देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आप पाएंगे कि चीजें नश्वर क्षेत्र के समान हैं, केवल बहुत बदतर और अधिक क्रूर हैं, नित्रोइल ने चेतावनी दी। अध्याय 1055 हनीमून। नित्रोइल के सुझावों के बावजूद माइकल के मन में एक और जोखिम भरी योजना थी, नरक के शासक डैगन के साथ गठबंधन करना। क्यों? क्योंकि डैगन के मन में देवताओं के प्रति गहरी नफरत थी, जो उसे उनके आम दुश्मन के खिलाफ एक संभावित सहयोगी बनाती थी। क्या देवताओं के क्षेत्र में आपके कोई उपासक हैं? गया ने पूछा। नित्रोइल ने जवाब में एक गहरी सांस ली। मुझे देवताओं के क्षेत्र में कदम रखे हुए हजारों साल हो गए हैं। मुझे संदेह है कि मेरे पास अभी भी वहां कोई उपासक है। अगर वे बचे भी तो यह व्यर्थ होगा, क्योंकि मैं उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकती। हो सकता है कि दूसरे देवताओं ने उन्हें पहले ही हड़प लिया हो। फिर भी उन्हें मेरे नाम की सेवा करने में कुछ सांत्वना मिल सकती है, उसने समझाया। नित्रोइल के शब्दों को सुनने के बाद उपासकों को इकट्ठा करने का विचार माइकल के दिमाग पर भारी पड़ गया। हालांकि उसे मजबूत होने के लिए सिस्टम की सहायता मिली थी, लेकिन उसने भविष्य के लिए अपने खुद के उपासकों का निर्माण करने के महत्व को पहचाना। क्या तुम मुझे देवालय के बारे में कुछ और बता सकते हो? माइकल ने पूछा।
जब माइकल ने देवालय के बारे में पूछा तो नित्रोइल ने उसे चेतावनी दी, वे देवताओं के राज्य के स्काई हॉल की तरह हैं जो सब कुछ की देखरेख और नियंत्रण करते हैं। कोई भी देवता जो उनका विरोध करने की हिम्मत करता है उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जब मैं ये कहता हूँ तो मुझ पर विश्वास करो, तुम देवालय के बुरे पक्ष में नहीं रहना चाहोगे। लेकिन तुम जो भी करो, रुद्र जैसे देवताओं से दूर रहो। वे अक्सर अपने साम्राज्य से बाहर नहीं आते, लेकिन जब वे आते हैं तो केवल मृत्यु और विनाश ही उनका पीछा करता है। युद्ध के देवता रुद्र के बारे में नित्रोइल की चेतावनी माइकल के दिमाग में गूंज उठी। वह रुद्र की विनाशकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से जानता था, क्योंकि उसकी शक्ति के एक अंश से युक्त एकमात्र ऑप ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया था। उस हार की याद ने युद्ध के देवता के खिलाफ प्रतिशोध की गहरी इच्छा को बढ़ावा दिया। हालांकि माइकल ने अभी के लिए चुप रहना चुना, ये जानते हुए कि रुद्र का सामना करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और अपार शक्ति की आवश्यकता होगी। वह नित्रोइल के शब्दों की गंभीरता को समझता था और देवताओं के क्षेत्र में सावधानी से चलने की आवश्यकता को समझता था, खासकर जब ऐसी अपार शक्ति और निर्दयता वाले प्राणियों से निपटना हो। अपनी बातचीत के दौरान नित्रोइल ने देवताओं के क्षेत्र के बारे में मूल्यवान जानकारी साझा की और माइकल के वहां पहुंचने के बाद वहां कैसे आगे बढ़ना है इस पर सुझाव दिए। जोड़े को विदा करने के बाद नित्रोइल उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद माइकल और गया सेलेस्टियल गार्डन के लिए निकल पड़े, जो एक छिपा हुआ पॉकेट आयाम है जो केवल उन लोगों के लिए सुलभ है जिन्हें इसके अस्तित्व के बारे में जानकारी है। नागालैंड के ऊपर बसा यह उद्यान लोगों के लिए अदृश्य था, जो जोड़े के लिए एक आदर्श पलायन के रूप में काम करता था। चलो चलते हैं, माइकल ने अपने अचानक निर्णय से गया को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। अब क्या? उसने पूछा। चलो अब चलते हैं, मुझे डर है कि अगर हम यहाँ और अधिक समय तक रहे तो कुछ हो सकता है, इसलिए मैं अपनी प्यारी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, माइकल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा और गया को अपनी बाहों में भर लिया। तुम सच में उस हनीमून के हकदार हो, उसने कहा, उसकी आंखों में अपनी प्यारी पत्नी के लिए स्नेह और जुनून झलक रहा था। बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए माइकल और गया ने खुद को नागालैंड के पास सबसे नज़दीकी रूनिक टेलीपोर्टेशन स्पॉट पर टेलीपोर्ट कर लिया। जैसे ही वे बादलों के बीच से ऊपर चढ़े, उन्होंने किसी भी जिज्ञासु आंखों से खुद को छिपाने के लिए तेजी से अपने कवच बदल लिए। गया, जिसका दिल उत्साह और प्रत्याशा से भरा हुआ था, अपने हनीमून के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई अपनी योजनाओं को साझा करने से खुद को रोक नहीं पाए। माइकल, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैंने हमारे हनीमून के लिए किन जगहों पर शोध किया है। सेलेस्टियल गार्डन हमारी यात्रा के लिए एकदम सही शुरुआत होगी। इसे अकल्पनीय सुंदरता का क्षेत्र कहा जाता है, जो मनमोहक वनस्पतियों और जीवों और मनोरम परिदृश्यों से भरा हुआ है, जो हमें विस्मय में डाल देंगे। जैसे ही वे सेलेस्टियल गार्डन की ओर जाने वाले पॉकेट आयाम के उद्घाटन के करीब पहुंचे, गया की आवाज़ थोड़ी उदास हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है, उसके बाद तुम्हें देवताओं के राज्य में जाना होगा। काश तुम मेरे साथ और ज्यादा समय तक रह पाती। माइकल ने धीरे से उसका हाथ दबाया और कोमलता से बोला, काश मैं भी ऐसा कर पाता। लेकिन देवताओं से निपटना और मजबूत बनना हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं वादा करता हूँ, एक बार जब मैं वापस आऊँगा तो हमारे पास साथ रहने के लिए दुनिया का सारा समय होगा। जब माइकल और गया आसमान में उड़ रहे थे तो उनके सामने एक मनमोहक नज़ारा सामने आया। उनके पैरों के नीचे रुई जैसे मुलायम बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, जो नीचे की ज़मीन पर छाया डाल रहे थे। सूरज की गर्म किरणें उन्हें सुनहरी चमक में नहला रही थीं, जबकि नीले आसमान का विशाल विस्तार ऊपर अंतहीन रूप से फैला हुआ था, जिसमें सफ़ेद रंग के धब्बे थे। हवा ने उन्हें एक कोमल दुलार की तरह गले लगाया, उनकी हंसी और फुसफुसाहट को खुली हवा में ले गई। जैसे जैसे माइकल और गया अंतरिक्ष में विकृति के पास पहुंचे, गया का उत्साह बढ़ता गया। उसने उसे रुकने का इशारा किया और जैसे ही वे खाली आसमान में मंडरा रहे थे, उसने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक अजीब सांप के आकार की चाबी निकाली। माइकल को आश्चर्य हुआ जब वह चाबी उनके सामने हवा में तैर रही थी। आकाशीय उद्यानों की चाबी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास है, माइकल ने कहा, उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। मुझे नहीं पता था, माँ ने मुझे पिछले हफ्ते दी थी, गया खुशी से मुस्कुराया। तो तुमने और तुम्हारी माँ ने ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था? चालाकी से, माइकल ने हंसते हुए कहा, उनके विचारशील हाव भाव के लिए आभार महसूस करते हुए। शुक्र मानो माँ ने मुझे हनीमून पर जल्दी न ले जाने के लिए तुम्हें डांटा नहीं। अभी भी हमारे पास साथ में सिर्फ एक हफ्ता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतनी देखभाल करने वाली और प्यारी पत्नी मिली है, गया ने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी और उसने अपनी हंसी को रोका। चाबी उनके सामने मंडरा रही थी, वे दोनों आगे बढ़े और एक साथ उसे छुआ। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अंतरिक्ष में विकृति बढ़ने लगी, जिससे दिव्य उद्यानों का एक छिपा हुआ द्वार प्रकट हुआ। हाथ में हाथ डाले वे नश्वर क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए झिलमिलाते द्वार से आगे बढ़े।
जैसे ही माइकल ने झिलमिलाते द्वार से आगे कदम बढ़ाया, उसने खुद को एक ऐसी लुभावनी दुनिया में पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दिव्य उद्यान उसके सामने फैले हुए थे, जो कोमल चांदनी में चमकते हुए जीवन फूलों से सजे तैरते द्वीपों का एक क्षेत्र था। प्रत्येक द्वीप से एक सौम्य आभा निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो एक ऐसा मनमोहक दृश्य बना रही थी जिसने उसके दिल को मोह लिया। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और एक हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जो शांति और सुकून की भावना लेकर आ रही थी। ऊपर का आकाश सितारों की एक मनमोहक टेपेस्ट्री थी, जो गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ कीमती रत्नों की तरह टिमटिमा रही थी। ऐसा लगा जैसे इस अलौकिक स्थान पर समय रुक गया हो, और माइकल इसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि द्वीप नाजुक, चमकदार पुलों से आपस में जुड़े हुए थे, जो हवा में नाजुक मकड़ी के जाले की तरह बुनते हुए लग रहे थे। कुछ द्वीपों से क्रिस्टल क्लियर झरने नीचे गिर रहे थे, जो छोटी छोटी धाराएं बना रहे थे, जो तैरते हुए परिदृश्य के माध्यम से बह रही थीं। आकाश में मंडराते हुए माइकल ने अपनी इंद्रियों को आकाशीय उद्यानों में फैलाया और कोई जीवन संकेत नहीं पाया। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने सिस्टम को उद्यानों के प्रवेश द्वार को बंद करने का आदेश दिया। महल को बंद करने में कितना खर्च आएगा? उसने पूछा। मुफ्त, इसे मेरी शादी का तोहफा समझो मेज़बान, सिस्टम ने जवाब दिया, जिससे माइकल हैरान हो गया। वाह, ये पहली बार है, उसने हंसते हुए कहा। जैसे ही सिस्टम ने आकाशीय उद्यान को बंद किया, माइकल ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ गया की ओर रुख किया। तुम्हारे बाद, सांप, उसने उसे आगे बढ़ने और अपने सामने के नज़ारे का जितना चाहे उतना आनंद लेने का इशारा किया। गया ने चंचलता से अपना सिर हिलाया। तुम्हारे बिना नहीं, उसने कहा, उसे अपने पास खींचकर और जोश से चूमते हुए। आखिरकार, लगभग 3 साल तक उसके साथ रहने के बाद माइकल को लगा कि उनका प्यार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। आकाशीय उद्यान में अगले घंटे उनके गहरे स्नेह और अंतरंगता से भरे हुए थे। तैरते द्वीपों और चमकते फूलों की जादुई सुंदरता के बीच उनका बंधन और भी मजबूत होता जा रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, माइकल और गया ने खुद को नर्म घास के मैदान के ऊपर एक तैरते हुए पहाड़ पर लेटे हुए पाया, एक नर्म फुदकती चादर में लिपटे हुए और ऊपर आसमान को निहारते हुए। गया ने अपना सिर माइकल की छाती पर टिका दिया, उसकी आंखें प्यार और संतुष्टि से भरी हुई थीं। मैं ज्यादातर लड़कियों की तरह बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कमीने, उसने मजाकिया अंदाज में माइकल के गाल पर चुटकी ली। वह अपनी पत्नी के साथ इन शांतिपूर्ण पलों को संजोते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं लगती, गया। तुम उस खूबसूरत महिला की तरह लगती हो जिससे मैंने शादी की है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम अपना बाकी का ईश्वरीय जीवन ऐसे ही बिताएंगे, माइकल ने उसे आश्वस्त किया। छोटे माइकल और गया के साथ, गया ने कहा, उसकी आवाज़ में उम्मीद थी। जब उसने माइकल की ओर देखा, चुपचाप पूछा कि क्या उसकी भी यही इच्छा है। माइकल ने उसकी निगाहें थौमी, उसकी आंखों में भावनाओं का मिश्रण झलक रहा था। क्यों नहीं, उसने आखिरकार एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसे बच्चे पैदा करने के बारे में संदेह था, लेकिन वह गया से इतना प्यार करता था कि वह उसे परिवार होने की खुशी से वंचित नहीं कर सकता था। वह उसे खुश करना चाहता था और उसके सपनों को सच होते देखना चाहता था। गया माइकल की प्रतिक्रिया से चकित और बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई और वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। उसने उसे चूमने की बौछार कर दी, प्रत्येक प्यार भरे स्पर्श में अपनी खुशी व्यक्त की। सच में, तुम सच में, उसने पूछा, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। बेशक, मैंने पहले इस पर विचार नहीं किया होगा, लेकिन ये देखते हुए कि तुम इसे कितना चाहती हो, मैं विरोध नहीं कर सकता, माइकल ने उसके बालों को प्यार से ब्रश करते हुए जवाब दिया। गया ने चंचलता से हंसते हुए कहा, तो फिर हम कितने बच्चे पैदा करने जा रहे हैं? माइकल ने एक पल के लिए सोचने का नाटक किया। हम देखते हैं, हमारे सामने अनंत काल है न? तो एक राज्य को आबाद करने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं? उसने चिढ़ाते हुए कहा, उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। गया की हंसी हवा में भर गई और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करती हूँ, माइकल ने उसके माथे को चूमते हुए जवाब दिया। वे वहां एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए लेटे हुए थे, उस पल और साथ में भविष्य के वादे को संजोते हुए, प्यार, हंसी और नन्हे पैरों की टाप टाप से भरे हुए। तूफान से पहले की शांति का अध्याय 1056 देवताओं के राज्य में पहुंचना। गया के साथ बिताया गया सप्ताह पलक झपकते ही बीत गया। माइकल ने खुद को सुरक्षित घर में पाया, देवताओं के राज्य की अपनी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार। उसने अपनी प्यारी पत्नी और दोस्तों को अलविदा कहा, आभार व्यक्त किया और वापस लौटने का वादा किया। हॉल में उसने एलिडिर को टेलीपोर्टर के साथ प्रतीक्षा करते हुए पाया, जो उसके अगले गंतव्य की कुंजी थी। वेदोरा माइकल के कंधे पर बैठी थी, इस खतरनाक यात्रा में उसके साथ चलने वाली वफादार साथी। दृढ़ संकल्प और प्रत्याशा की भावना के साथ माइकल ने एक गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि देवताओं के राज्य में चुनौतियां और अवसर दोनों हैं जिनका सामना करने के लिए वह तैयार था।
सब कुछ तैयार है, एलिडिर ने कहा, हालांकि आगे की खतरनाक यात्रा के लिए उसकी चिंता उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। अपनी चिंताओं के बावजूद वह जानता था कि डार्क लॉर्ड का निर्णय अंतिम था और वह उसे देवताओं के राज्य में जाने से नहीं रोक सकता था। अब और देरी करने का कोई मतलब नहीं है। पोर्टल को सक्रिय करो, एलिडिर, माइकल ने आग्रह किया, उसका दृढ़ निश्चय अटल था। बिना किसी हिचकिचाहट के एलिडिर घुमावदार भंवर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसकी उंगलियां पोर्टल के फ्रेम पर उकेरे गए जटिल रूनों का पता लगा रही थीं, जिनमें से प्रत्येक शक्ति से चमक रहा था। जैसे ही रून सक्रिय हुए, हवा में एक विकृति फैल गई, जो संकेत दे रही थी कि देवताओं के दायरे का प्रवेश द्वार खुल रहा है। माइकल के कंधे पर बैठे अयाग ने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए, केवल आगे आने वाले पौराणिक रोमांच के लिए उत्साह दिखाया। जैसा आप चाहें, एलिडिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, इसमें शामिल जोखिमों के बारे में पूरी तरह से जानते हुए। उन्होंने सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया कि सक्रियण के दौरान कोई और हॉल में प्रवेश न करे ताकि किसी भी संभावित जटिलता से बचा जा सके। अनिच्छा से माइकल वेदोरा को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि सिस्टम ने इसकी सिफारिश की थी। हालांकि वेदोरा का आकार नहीं बढ़ रहा था, माइकल को उम्मीद थी कि देवताओं के दायरे में वेदोरा की असली क्षमता को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। जैसे ही एलिडिर ने एक एक करके रूनों को सक्रिय किया, टेलीपोर्टर के भीतर काला भंवर बनने लगा, जो उसे अपनी ओर खींचने लगा। जल्दी से प्रतिक्रिया करते हुए माइकल सीढ़ियों पर चढ़ गया और एलिडिर को एक ही जोरदार हरकत से पीछे खींच लिया, जिससे वह भंवर की पकड़ से सुरक्षित रह गया। देवताओं के राज्य में समय अलग तरह से नहीं बहता है, इसलिए उम्मीद है कि आप मुझे जल्द ही देखेंगे, माइकल ने भंवर की कर्कश ध्वनि पर अपनी आवाज़ उठाई। एलिडिर की चिंता स्पष्ट थी क्योंकि उसने वापस चिल्लाया, मेरे स्वामी, बहुत समय मत लो। एक गर्म मुस्कान के साथ माइकल ने उसे आश्वस्त किया, गया और दूसरों का ख्याल रखना। जैसे ही उसने घूमते हुए पोर्टल में कदम रखा, माइकल वापस एलिडिर की ओर मुड़ा और सिर हिलाया, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। आपसे मिलते हैं, बूढ़े आदमी, माइकल के पोर्टल में गायब होने से पहले अयाग ने उत्साह से कहा। जब माइकल रंगों के घूमते हुए पोर्टल से गुजरा तो वह हाल की घटनाओं के भार को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। नूह के साथ उसकी लड़ाई की झलकियां और पिछले हफ्तों में उसके सामने आई सभी चुनौतियां उसकी आंखों के सामने ज्वलंत यादों की तरह घूम गईं। यात्रा के दौरान अयाग और सबा ने अपने आसपास की जीवंत छवियों को देखते हुए अपनी उत्तेजना व्यक्त की। क्या है ये? अयाग ने उत्सुकता से पूछा। समय और स्थान में एक लहर के कारण ऐसा हो रहा है, कैन ने समझाया। अपने विचारों में खोया हुआ माइकल चुप रहा, उसने जो कुछ भी अनुभव किया था उस पर विचार कर रहा था। नूह का पूरे रास्ते उसका होना। हमें नहीं पता कि हमें देवताओं के दायरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसलिए हमें और बात करनी चाहिए। जुड़वां भाई ने अभी भी उसे अविश्वास में छोड़ दिया। चुप्पी तोड़ते हुए सबा बोली, क्या आप पूरे रास्ते इतने चुप रहने वाले हैं? हमें नहीं पता कि हमें देवताओं के दायरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसलिए हमें और बात करनी चाहिए। बातचीत की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए माइकल ने पूछा, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? सबा ने एक नाम लेने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। वास्तव में मैं कुछ कहना चाहता था। क्या आप यास्मीन विंस्टन को जानते हैं? नाम का जिक्र आते ही माइकल की याददाश्त ताज़ा हो गई। उसे राजकुमारी कैथरीन के बेबी शॉवर के दौरान उससे मिलने की याद आई, जब उसने राजा ब्रेडिया का सामना किया था। नूह की चचेरी बहन? माइकल ने पूछा। हाँ, सबा ने सिर हिलाया। उसके बारे में क्या? माइकल ने पूछा। मुझे नहीं पता। आर्या ने कहा कि वह वोर में कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिल रही है। साथ ही उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। मुझे आश्चर्य है कि डार्क लॉर्ड से लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अयाग ने सोचा। वह जो भी योजना बना रही है, गया उसका ख्याल रख सकता है, माइकल ने कहा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप चाहते हैं कि वह हर चीज़ का सामना अकेले करे? अयाग ने भौहें सिकोड़ी, ये देखकर हैरान कि माइकल के इरादे स्पष्ट थे। उसे ऐसा करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा उसके आसपास नहीं रह सकता। वह हर चीज़ का सामना अकेले करती थी, लेकिन अब वह मुझ पर थोड़ा निर्भर होने लगी है। वह नेतृत्व करने के लिए पैदा हुई रानी है, इसलिए उसे नेतृत्व करना चाहिए। यह उसके लिए छाया से नेतृत्व करने और जब मैं दूर रहूंगा तब चीज़ों का ख्याल रखने का एक अच्छा अवसर होगा, माइकल ने समझाया। लेकिन क्या ये पिछले डार्क लॉर्ड ने जो कहा था उसके विपरीत नहीं है? वह उसके साथ था और फिर भी पिछला गया मर गया। तो फिर तुम उसे अकेले ऐसा क्यों करने दे रहे हो? अयाग ने पूछा। शायद उसकी मौत का कारण यह है कि पिछले डार्क लॉर्ड ने उसे बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की थी। कभी कभी आपको जोखिम उठाना पड़ता है, माइकल ने जवाब दिया। जब वे यास्मीन और यहाँ तक कि ईव की बहन के बारे में चर्चा करते रहे तो माइकल इस तथ्य से अनजान रहा कि वे स्काईहॉल द्वारा भेजे गए क्लोन थे। स्काईहॉल की योजनाओं के बावजूद माइकल का उनसे निपटने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में बड़ी चिंताएं थीं। माइकल के पोर्टल में प्रवेश किए हुए कई सप्ताह बीत चुके थे और वह और वेडोरा दोनों ही काफ़ी ऊब चुके थे।
उनकी बोरियत दूर करने के प्रयास में माइकल ने एक विशेष शतरंज बोर्ड खरीदा और वेडोरा को खेलना सिखाया। जैसे जैसे दिन एक महीने में बदलते गए, एक बार जीवंत इंद्रधनुषी सुरंग जिसके माध्यम से वे यात्रा करते थे अपना रंग खोने लगी और एक सीटी बजती हवा ने उन्हें घेर लिया। मुझे लगता है कि हम आखिरकार यहाँ आ गए हैं, माइकल ने टिप्पणी की, लेकिन इससे पहले कि वेडोरा जवाब दे पाती, एक शक्तिशाली बल ने उन्हें आगे की ओर खींचा, जिससे माइकल को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर फट रहा है। अपनी आंखें बंद करके उसने वेडोरा को कसकर पकड़ लिया ताकि वे दोनों सुरक्षित रहें। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और माइकल ने खुद को पोर्टल से बाहर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वे एक हरे भरे और खूबसूरत जंगल के बाहर एक लुभावने घास के मैदान पर उतरे थे। माइकल को तुरंत नित्रोएल के शब्द याद आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे एल्वियन के जंगल में होंगे जिस पर देवी माली का शासन है। नित्रोएल की सलाह के अनुसार माइकल को पता था कि उसे बारिश के देवता के राज्य निम्बोसिया में जाने से पहले माली की मदद लेनी होगी। अल्वियन का जंगल माइकल ने पहले कभी नहीं देखा था। ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ आसमान की ओर फैले हुए थे। उनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक राजसी छतरी बनाती थीं जो सूरज की किरणों को छानती थी, जिससे जंगल के फर्श पर रोशनी और छाया का नृत्य होता था। हवा खिलते फूलों की खुशबू से भरी हुई थी और पक्षियों के गाने और पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ ने मनमोहक माहौल को और भी आकर्षक बना दिया था। जैसे ही माइकल और वेदोरा जंगल में आगे बढ़े, उन्होंने हल्की हवा में धीमी फुसफुसाहट सुनी। पहले तो माइकल शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन जल्द ही वे स्पष्ट हो गए। एक महिला की आवाज़ ने उसे पुकारा, उसे डार्क लॉर्ड और डार्कनेस का देवता कहकर संबोधित किया। डार्क लॉर्ड, आवाज़ ने मोहक ढंग से फुसफुसाया, जंगल के दिल में और भी गहराई तक जाओ। अपनी असली शक्ति और अंधेरे को गले लगाओ। छायाओं को तुम्हें अकल्पनीय शक्ति तक ले जाने दो। माइकल ने आवाज़ के स्रोत की ओर खिंचाव महसूस किया। उसके भीतर साजिश और सावधानी का मिश्रण घूम रहा था। वह जानता था कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि यह जंगल की देवी माली की ओर से एक जालिया परीक्षा हो सकती है। लेकिन वह आगे की खोज करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। माली, मुझे लगता है, माइकल ने जंगल में आगे बढ़ते हुए पूछा, उसके चारों ओर भयावह फुसफुसाहटों से विचलित हुए बिना। उसे नित्रोएल की चेतावनी याद आ गई कि वह कामुक देवी से दूरी बनाए रखे, लेकिन वह दृढ़ रहा। तुम जानते हो मैं कितना प्यारा हूँ, फुसफुसाहट ने एक मोहक स्वर ले लिया, जिससे अयाग माइकल के कंधे पर असहज हो गया। यार, यह मुझे डरा रहा है, अयाग ने कहा। अब मैं तुम्हें लड़ते हुए देखना चाहता हूँ, सुंदर, लेकिन मेरी शर्तों पर। फुसफुसाहट तेज हो गई और जंगल में बदलाव और परिवर्तन होने लगे। जीव जंतु साफ हो गए, जिससे जंगल के बीच में एक खाली जगह बन गई। माइकल को लगा कि उसकी शक्ति खत्म हो रही है, जैसे कि माली का अपने क्षेत्र में उस पर पूरा नियंत्रण हो। अपनी काली तलवारों को बाहर निकालते हुए माइकल ने अपनी गर्दन को मोड़ा और तैयार खड़ा हो गया। छाल और पत्तियों से बने कवच पहने 7 आदमी आसपास से निकले। उनके चेहरे पेड़ की छाल से बने मुखौटों के पीछे छिपे थे और प्रत्येक के पास 4 भुजाओं वाली एक चांदी की तलवार थी। क्या इस तरह से आप अपने क्षेत्र में किसी दूसरे देवता का स्वागत करते हैं? माइकल ने चुनौती दी, ये सोचकर कि माली नित्रोएल के पदक को पहनने के बावजूद उसकी उपस्थिति को कैसे महसूस कर सकती है, जो दूसरों से उसकी ईश्वरीय आभा को छिपाने वाला था। उसके दिमाग को पढ़ते हुए माली ने रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, मैंने नित्रोएल, मेरे प्यारे डार्क लॉर्ड के लिए वह पदक बनाया था। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा रहस्य मेरे पास सुरक्षित है। अब मुझे दिखाओ कि तुम युद्ध में कैसे जीवित रहते हो। जैसे ही माली की फुसफुसाहट जंगल में गूंजी, जमीन से नसें निकल आईं, जो माइकल के पैरों और धड़ के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। वे जीवित तनों की तरह महसूस हुईं, मजबूत और अडिग। उसके ऊपर पेड़ों की शाखाओं से और भी नसें उतरीं, जो उसकी भुजाओं पर चिपक गईं और उसकी हरकतों को सीमित कर दिया। नकाबपोश आकृतियां, जिनमें से प्रत्येक ने अनोखी गति और समन्वय दिखाया, सभी दिशाओं से माइकल पर टूट पड़ीं। घने छत से छनकर आती धूप में उनकी चांदी की तलवारें चमक रही थीं। माइकल जादुई नसों की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उसके हर कदम के साथ कसती जा रही थीं। मत सोचो कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी, मेरे प्यारे, माली ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में मनोरंजन और साजिश थी। लेकिन माइकल ने शांत और संयमित रहकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही पहला नकाबपोश व्यक्ति उस पर टूट पड़ा, उसकी आंखें काली हो गईं और उनसे 2 काली किरणें निकलीं। साथ ही वेदोरा हरकत में आ गई और अपने 3 हाइड्रा सिरों का उपयोग करके माइकल की भुजाओं को बांधने वाली नसों को चबाने लगी। ये तुम्हारा क्षेत्र है, लेकिन तुम एक बात भूल गई, माली, माइकल ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह वेदोरा की सहायता से बची हुई नसों से मुक्त हो गया था। हमलावर माइकल के शब्दों से चकित होकर हिचकिचाए। वह क्या है, प्रिय? माली ने वास्तव में उत्सुकता से पूछा। भूल जाओ, माइकल ने हंसते हुए कहा। उसे पता था कि उसे अपने पत्ते सही से खेलने होंगे। मैं उन्हें मार डालूंगा। अपने हाथ की एक तेज गति से माइकल ने हमलावरों को छाया में ढकते हुए काली लपटें छोड़ीं।
जंगल में अराजकता फैल गई क्योंकि नकाबपोश आकृतियां माइकल की भारी शक्ति के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। माली ने मोहित और संतुष्टि के मिश्रण के साथ देखा क्योंकि माइकल ने हमलावरों को आसानी से खदेड़ दिया। वह एक नर्तक की शान से आगे बढ़ा, उसकी काली तलवारें हवा में कट रही थीं, उनके पीछे विनाश का निशान छोड़ रही थीं। युद्ध की तीव्रता के बावजूद माइकल ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने से खुद को रोक लिया। वह जानता था कि माली उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह उसकी वीरता को देखना चाहती थी, और इसलिए उसने उसे एक आकर्षक प्रदर्शन दिया, अपनी शक्ति और कौशल का उपयोग करके एक शो पेश किया। जब आखिरी नकाबपोश आकृति माइकल की काली तलवारों के आगे झुक गई तो जंगल शांत हो गया। लेकिन अचानक एक सरसराहट ने शांति को तोड़ दिया, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। छायाओं के बीच कुछ रणनीतिक रूप से रखे गए पत्तों से सजी एक महिला एक मोहक अनुग्रह के साथ उसके पास आई। नमस्ते मेरे प्यारे डार्क लॉर्ड, माली ने कहा। उसकी आवाज़ एक उमस भरी धुन थी जिसने माइकल की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अध्याय 1057 मेजलोथ के संस्थापक देवताओं के दायरे में हैं। उसके सामने सबसे आकर्षक महिला खड़ी थी जिसे उसने कभी देखा था, जो गया और लैला एल्डन की सुंदरता से भी बढ़कर थी। फिर भी उसके आकर्षक रूप के बावजूद माइकल शांत और अप्रभावित रहा, जिससे माली आश्चर्यचकित हो गई। जैसे ही वह करीब आए, उसने बस उसे ढकने के लिए वस्त्र पहने और शांति से उससे बात की। देवी माली, मुझे लगता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, माइकल ने कहा। उसका व्यवहार अडिग था। माली के बहकावे में आने के प्रयासों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, जो केवल उसके लिए उसकी इच्छा को बढ़ाता हुआ प्रतीत हुआ। वह उसके करीब आने से खुद को रोक नहीं पाए, उसकी सांसें उसकी त्वचा पर गर्म हो रही थीं और उसकी मादक खुशबू हवा में भर रही थी। हालांकि माइकल ने धीरे से पीछे हटते हुए अपनी शादी की अंगूठी दिखाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। तुम बहकावे में आने के खेल में थोड़ी देर से आए हो, माली। मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, उसने कहा, प्रलोभन का कोई संकेत नहीं दिखाते हुए। माली को निराशा का एहसास हुआ, लेकिन उसके लिए उसकी चाहत अटल रही। चलो अपना समय बर्बाद न करें और चर्चा करें कि आप मुझे दिव्य द्वार तक पहुंचने में कैसे मदद कर सकते हैं, माइकल ने सीधे माली से पूछा। एक मोहक स्वर में माली ने जवाब दिया, मुझे बदले में क्या मिलेगा? सबसे दुर्लभ रत्न, मेरी दोस्ती, माइकल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। बेफिक्र, माली ने आगे कहा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि मुझे तुम सब चाहिए या तुम में से कोई भी नहीं? माइकल उसके प्रस्ताव पर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने एक अहंकारी भाव दिखाया जो दुर्जय शक्ति से समर्थित था, जो उसे केवल उसके करीब खींच रहा था। उसके बारे में एक निर्विवाद चुंबकत्व था जिसने उसकी रुचि को किसी अन्य देवता की तरह जगाया जो उसने कभी नहीं देखा था। माइकल ने बिना किसी परेशानी के जवाब दिया, फिर मैं इस जंगल को छोड़ दूंगा और अपना रास्ता खुद ढूंढूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं अपने दम पर एक नई दुनिया में जीवित रहने के लिए कोई अजनबी नहीं हूं। मैंने पहले भी ऐसा किया है और मैं इसे फिर से कर सकता हूं। लेकिन क्या तुम सच में मेरे बुरे पक्ष में रहना चाहते हो? एक देवता के रूप में डर माइकल के लिए एक विदेशी भावना थी, और निश्चित रूप से उसे माली के प्रति कोई भावना नहीं थी। हालांकि उसे लगा कि वह उच्च शक्ति की देवता थी, लेकिन वह शांत और निडर रहा। अप्रत्याशित रूप से माइकल ने आगे बढ़कर उसे अपने करीब खींचा, उसका हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। हम दोनों जानते हैं कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें मेरी ओर उतना ही आकर्षित करता है जितना मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हूं। तो चलो दिखावा बंद करो और चर्चा करो कि हम एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं, उसने उसे छोड़ने से पहले ठंडे स्वर में कहा। माली खुशी से कराह उठी, उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आनंद ले रही थी। माइकल अब समझ गया कि नित्रोइल ने उसे माली के बहुत करीब न जाने की चेतावनी क्यों दी थी। तो तुम दिव्य द्वार खोजने में मेरी मदद मांगो? मुझे लगता है उसने तुमसे पहले निम्बोसिया जाने और बारिश के देवता रेनार के अत्याचारों को देखने के लिए भी कहा था, माली ने अपनी आवाज़ में मनोरंजन भरते हुए कहा। उत्सुकता से माइकल ने अपने गले में लटके पेड़ के आकार के पदक की ओर इशारा किया। उसने मुझे ये पदक मेरे ईश्वरीय आभा को दबाने और दूसरे देवताओं से मेरी उपस्थिति को छिपाने के लिए दिया था। लेकिन तुम दावा करते हो कि तुमने इसे जाली बनाया है। नित्रोइल के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? चलो मेरे क्षेत्र में टहलते हैं और बात करते हैं, माली ने इशारा करते हुए माइकल को अपने पास ले जाते हुए कहा। जंगल जीवंत हो उठा क्योंकि जीव जंतु और वनस्पतियां उनके लिए रास्ता बनाने के लिए शालीनता से एक तरफ हट गईं। दुनिया के इस हिस्से में दिव्य द्वार दुर्लभ हैं। विकान के रेगिस्तान में एक है, लेकिन तुम्हें रेगिस्तान में घूम रहे राक्षसों और बदसूरत जीवों से लड़ना होगा। अगर वे तुम्हें नहीं पकड़ पाते तो रेगिस्तान के निवासी तुम्हें पकड़ लेंगे, माली ने चेतावनी दी। एक देवता के रूप में मुझे विश्वास है कि मैं कुछ राक्षसों और इन निवासियों को संभाल सकता हूं, माइकल ने आत्मविश्वास से कहा। माली ने उसकी भोली भाली बहादुरी पर हंसते हुए कहा, प्रिय, ये दुनिया उस दुनिया से बहुत अलग नहीं है जहां से तुम आए हो। यहाँ के लोग अपने नीचे की दुनिया के अस्तित्व से अनजान हैं।
जो भाग्यशाली नश्वर लोग दिव्य अवस्था को तोड़ने में कामयाब होते हैं वे यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उनकी यादें और शक्तियाँ छीन ली जाती हैं। वे या तो पहले मिलने वाले देवता के उपासक बन जाते हैं या पागल हो जाते हैं। मुट्ठी भर लोग अपनी यादें बनाए रखते हैं, लेकिन वे हमेशा किसी देवता के साथ किसी तरह का सौदा करते हैं। माली ने देवताओं के क्षेत्र की पेचीदगियों को समझाया। मेरा कहना है, प्रिय, केवल एक देवता ही दूसरे देवता को पहचान सकता है। हालांकि चूंकि तुम मेरा पदक पहने हुए हो, इसलिए वे तुम्हें इस दुनिया में एक आम आदमी से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन देवता होने की बात को अपने सिर पर हावी मत होने दो। यहाँ ऐसे जीव हैं जो भगवान को भी मार सकते हैं और उनकी आत्मा को खा सकते हैं। इनमें से कुछ जीव यहाँ किसी भी भगवान से ज्यादा समय से रह रहे हैं। उसने चेतावनी दी जब माइकल शांति से उसके बगल में चल रहा था और ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। इसके अलावा, यदि आप अपनी ईश्वरीय शक्तियों का बहुत अधिक उपयोग करते हैं तो देवालय आपको पहचान लेगा और आपको खोज लेगा, भले ही आपने मेरा पदक पहना हो या नहीं। पदक आपके लिए सुरक्षित रखने के लिए है, जबकि आप इस दुनिया के बारे में सीखते हैं और अपने उपासक बनाते हैं। आपके जितने अधिक भक्त होंगे, आपको उतनी ही अधिक शक्ति मिलेगी, माली ने कहा। लेकिन सिस्टम और डार्क सीड्स के साथ उसे अपने देवत्व को बढ़ाने के लिए उपासकों की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उसे लग रहा था कि चीजें उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी उसने सोची थी। लेकिन क्या बहुत अधिक उपासक बनाने से देवालय का ध्यान आकर्षित नहीं होगा? माइकल ने पूछा। निश्चित रूप से होगा। क्या आपको उम्मीद थी कि यहाँ आपका जीवन आसान होगा? यही कारण है कि नित्रोइल उस क्षेत्र की तुलना में नश्वर क्षेत्र को पसंद करती है जहाँ वह पैदा हुई थी, माली ने हंसते हुए कहा। नश्वर क्षेत्र में चीजें सरल हैं, लेकिन यहाँ देवालय के कारण सब कुछ जटिल और गड़बड़ है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो आपके लिए चीज़ों को और भी जटिल बना देगा। चूंकि मुझे लगता है कि तुम किसी देवता समूह में शामिल नहीं होगे, इसलिए तुम्हें अपना राज्य नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें दूसरे देवताओं से उपासकों को आकर्षित करना होगा। मेरा विश्वास करो जब मैं ये कहता हूँ, देवताओं को ये पसंद नहीं आता जब उनके उपासकों को छीन लिया जाता है। उन्हें बहुत ज्यादा नाराज करो और वे अपने स्वर्गदूतों को तुम्हें मारने के लिए भेज देंगे। माली ने माइकल को चेतावनी दी, जो उसने उसे पेश की चुनौती का आनंद लेते हुए कहा। लेकिन सौभाग्य से तुम्हारे लिए एक अवसर है जिसका तुम फायदा उठा सकते हो। वज्र देवता और वर्षा देवता मित्रवत संबंध नहीं रखते हैं। यदि उनमें से कोई मर जाता है तो तुम संभावित रूप से उनके राज्य का दावा कर सकते हो, यदि तुम अपनी चालों की योजना सही से बनाओ। हालांकि ये देवता समूह का ध्यान आकर्षित करेगा, इसलिए तुम जो भी करो, देवता समूह से टकराए बिना तुम्हारा यहाँ जीवित रहना असंभव है। मेरा सुझाव है कि तुम उनका ध्यान आकर्षित करो और किसी तरह का सौदा करो। वे सभी डैगन पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए वे तुम्हें अपने पक्ष में लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। माली ने सलाह दी, बेकार समय में बेताब उपाय करने पड़ते हैं। प्रे माइकल को देवताओं के दायरे की जटिलताओं को उजागर करने के रोमांच का आनंद लेते हुए माली ने सुझाव दिया कि माइकल को देवताओं के साथ काम करना चाहिए, न कि उनके खिलाफ। हालांकि उसे डैगन के साथ गठबंधन करने और देवताओं के खिलाफ लड़ने की उसकी असली योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उसने उसे दुनिया की जटिलताओं के बारे में बताते हुए सुना तो माइकल ने देवताओं के साथ काम करने के विचार पर विचार करना शुरू कर दिया, कम से कम फिलहाल के लिए। मुझे नहीं लगता कि देवताओं का समूह मेरा खुले दिल से स्वागत करेगा, माली। जाहिर है, समय और स्थान के देवता को मुझसे कोई शिकायत है, और तुम्हारे युद्ध के देवता ने मेरी शादी में खलल डाल दिया। माइकल ने माली की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए कहा। जैसे ही उसने युद्ध के देवता का नाम सुना, उसका चेहरा फीका पड़ गया और वह डर से कांप उठी। ऐसा लगता है कि तुमने देवताओं के दो सबसे शक्तिशाली देवताओं को नाराज कर दिया है। तुमने ऐसा कैसे किया? माली ने पूछा, जो इस रहस्योद्घाटन से स्पष्ट रूप से हैरान थी। माइकल ने बहुत कुछ नहीं बताना चाहा और ऐसा दिखावा किया कि उसे देवताओं की उसके प्रति शत्रुता के पीछे के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह माली को बहुत अधिक विवरण नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह अभी भी उसके सच्चे इरादों और निष्ठाओं के बारे में अनिश्चित था। रुद्र के कार्यों के बारे में माली के सवाल के जवाब में माइकल ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, लेकिन यह अजीब है। रुद्र दूसरे देवताओं पर सिर्फ सनक में हमला नहीं करता। वह आमतौर पर एक बहुत शांत व्यक्ति है। अगर उसने वह करने का फैसला किया जो तुमने कहा, तो उसके पास कोई बहुत अच्छा कारण रहा होगा। अरे, मुझे बहुत ज्यादा सोचना पसंद नहीं है। यही कारण है कि मैं देवताओं और उनकी खूनी राजनीति से जितना संभव हो सके उतना दूर रहता हूँ, माली ने स्पष्ट रूप से ईश्वरीय दुनिया की जटिलताओं से निराश होकर कहा। जब वे जंगल में चलते रहे तो उनके बीच कुछ पलों के लिए खामोशी छाई रही। फिर माली ने आखिरकार बात की। तुम मेरे जंगल में रात बिता सकते हो और हम इस दुनिया के बारे में और बात कर सकते हैं, उसने कहा। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? माइकल ने पूछा। क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए, जाहिर है।
मैंने आपको वर्षा देवता और वज्र देवता के बीच युद्ध के बारे में बताया था। मेरे कई उपासक बीच में फंस रहे हैं और वे दोनों दूसरे देवता के उपासकों की परवाह नहीं करते। चूंकि मैं अपना क्षेत्र नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे उपासकों को यहां लाने का कोई तरीका खोजें। माली ने अपने कारणों को समझाया। और आप अपना क्षेत्र क्यों नहीं छोड़ सकते? माइकल ने उत्सुकता से पूछा। सिर्फ मैं ही नहीं, प्रिय। कोई भी देवता जिसके पास राज्य है, वह अपना क्षेत्र नहीं छोड़ सकता। आपको देवताओं से पूछना होगा कि क्यों, माली ने अपनी आवाज में रहस्य के संकेत के साथ जवाब दिया। अचानक ये पता चला कि कोई भी देवता अपना क्षेत्र नहीं छोड़ सकता, माइकल के लिए संभावनाओं की एक दुनिया खोल दी। अगर वह किसी तरह से किसी देवता को मार सकता है, तो दूसरे देवता का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे देवता हत्या करने वाले तीरों के बारे में और अधिक जानने की जरूरत थी। क्या तुमने कभी उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने मेजरोथ की खोज की थी? अगर तुम नश्वर क्षेत्र में मेजरोथ को जानते हो, माइकल ने माली से पूछा। लेकिन जब माली ने उसका सवाल सुना तो वह जोर से हंस पड़ी। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वे अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, डार्लिंग। वे यहाँ देवता हैं और देवताओं की सेवा करते हैं, माली ने कहा, इस अप्रत्याशित मोड़ से माइकल को आश्चर्यचकित करते हुए। हर कोई कब देवता बन गया? पूरे ब्रह्मांड में मेरी किस्मत सबसे खराब है, माइकल ने अंदर से आह भरी। अध्याय 1058 अंधेरे के देवता के उपासक। हनी, वे हजारों सालों से देवताओं की सेवा कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें देवता बनाया गया, माली ने अपनी कलाई चाटते हुए कहा, एक शिविर का निर्माण करते हुए। अपनी कलाई के एक झटके से कई लकड़ियां कैंपफायर की ओर उड़ गईं और बड़े करीने से उतरीं। माइकल माली का सामना करते हुए एक लकड़ी पर बैठ गया। मुझे लगा कि आप किसी को देवता नहीं बना सकते, माइकल ने कहा। हम सभी ने ऐसा ही सोचा था। जीवन आश्चर्यों से भरा है, खासकर जब देवताओं की बात आती है। देवता बनाने की बात करें तो यही एक कारण है कि डैगन ने देवताओं के खिलाफ विद्रोह किया, मालिया ने समझाया। डैगन के नाम के उल्लेख पर माइकल की जिज्ञासा बढ़ गई। वह इस बारे में और अधिक जानना चाहता था कि क्यों एक देवता जैसे डैगन को देवताओं के दायरे से निर्वासित कर दिया गया और नरक पर शासन करने के लिए भेज दिया गया। तुम्हारा क्या मतलब है? माइकल ने पूछा। आश्चर्यजनक रूप से वेदोरा अपनी आंतरिक जेब में सिमट गया और सो गया। डैगन हमेशा जिज्ञासु और एक बुरा देवता था। कई देवता सच्चाई नहीं जानते। मुझे जो पता है वह यह है कि उसने पैंथियन से उनकी उत्पत्ति, उनकी शक्तियों और उनके निर्माता के बारे में बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर दिया, माली ने विस्तार से बताया। मुझे लगता है कि इसने पैंथियन और डैगन के बीच संघर्ष को जन्म दिया। अधिक जानने के लिए आपको पैंथियन या डैगन से ही पूछना होगा, माली ने हंसी में कहा, जैसे कि वह मजाक कर रही हो। लेकिन माइकल के चेहरे पर खौफनाक भाव देखकर उसकी मुस्कान लड़खड़ा गई। मैं मजाक कर रही थी। डैगन के साथ कभी भी खुद को शामिल करने की कोशिश मत करना, माली ने माइकल को चेतावनी दी। उसकी आंखों और शब्दों में उसका डर साफ झलक रहा था। इससे माइकल की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगर उसे पैंथियन के खिलाफ डैगन के साथ खुद को जोड़ना था तो उसे उसके बारे में और जानने की जरूरत थी। मैंने तुमसे जो सुना है उसके अनुसार डैगन खलनायक नहीं लगता। कहानी में और भी कुछ होना चाहिए, माइकल ने टिप्पणी की। डैगन कहानी में अच्छा आदमी नहीं है, डार्लिंग। उसने अन्य देवताओं के लाखों भक्तों का वध किया, मुख्य रूप से देवालय और उनके स्वर्गदूतों का। उसने उन स्थानों को नष्ट कर दिया जहां देवालय का प्रभुत्व था, जिससे अनगिनत मौतें हुईं। ज्ञान की उसकी प्यास और देवालय के प्रति घृणा ने इस दुनिया की नदियों को रक्त की धाराओं में बदल दिया, माली ने समझाया। माइकल ने चुपचाप उसके शब्दों को आत्मसात किया, फिर एक और सवाल पूछा। आपने उल्लेख किया कि यदि वर्षा देवता या वज्र देवता में से कोई एक मर जाता है तो मैं संभावित रूप से उनके राज्यों पर कब्जा कर सकता हूं। एक देवता कैसे मरता है? विशेष रूप से एक देवता को कैसे मारा जा सकता है? माली ने उसकी पूछताछ पर हंसते हुए जवाब दिया। हनी, यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी सही उत्तर नहीं दे सकता। किसी ने भी भगवान की मृत्यु या किसी को कैसे मारा जा सकता है, यह नहीं देखा है। किंवदंतियों और कहानियों में प्राचीन राक्षसों के बारे में बताया गया है जो भगवान की आत्मा को खा सकते हैं, लेकिन हमने कभी किसी भगवान को मरते नहीं देखा। जब से मैं आसपास हूं, और मेरा विश्वास करो, ये काफ़ी लंबा समय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हमलावर काफ़ी कुशल है तो किसी को भी मारा जा सकता है, माली ने कहा। उसकी मुस्कान में साजिश का संकेत था, जैसे कि उसने माइकल के भीतर एक हत्यारे को महसूस किया हो। मैंने रैनार या क्रैनार के संभावित रूप से मरने का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक भगवान को मारने के तरीके खोज रहे हैं। आपके भक्त, भले ही वे कम हो और कई लोगों द्वारा उनका शिकार किया जाता हो, मानते हैं कि केवल आप, अंधेरे के देवता, एक भगवान को नीचे लाने की क्षमता रखते हैं। सौभाग्य से पैंथियन उस विश्वास पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करता है। अन्यथा आप डैगन के साथ उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर होते, माली ने समझाया। मेरे पास उपासक हैं। माइकल इस रहस्योद्घाटन से अचंभित रह गया। हाँ,
किसी तरह आपके कुछ मंदिर देवताओं के प्रभाव के बावजूद खड़े रहने में कामयाब रहे हैं, माली ने कहा। पिछले डार्क लॉर्ड के बारे में उसका सीमित ज्ञान और देवताओं के दायरे की बाहरी दुनिया तक उसकी सीमित पहुंच का मतलब था कि वह पिछले अंधेरे के देवता के इतिहास से परिचित नहीं थी। अब जब आप यहाँ हैं तो आप संभवतः अपनी ओर निर्देशित प्रार्थनाएं सुनना शुरू कर देंगे, माली ने कहा। जैसे ही माइकल ने देवताओं और देवताओं के दायरे के बारे में माली द्वारा साझा की गई हर बात को संसाधित किया, उनके बीच एक विचारशील चुप्पी छा गई। लेकिन इससे पहले कि आप अपने ईश्वरीय कार्यों पर लगें, मुझे अपने उपासकों को बचाने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या हमारे बीच कोई सौदा हुआ है? माली ने पूछा। एक हार मानते हुए माइकल ने सिर हिलाया। यह एक सौदा है, लेकिन निम्बोसिया तक पहुंचने के लिए मुझे अभी भी एक दिव्य पोर्टल का पता लगाने के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, माइकल ने कहा। जैसा कि मैंने पहले बताया, निकटतम पोर्टल विकान रेगिस्तान में हयाती के मंदिर के भीतर है। फिर भी पोर्टल तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे इसे खोजने की आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, माली ने आश्वासन दिया, जिससे माइकल के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं पोर्टल तक पहुंचने के लिए लड़ सकता हूं, लेकिन मैं आपके उपासकों के लिए उसी पोर्टल से सुरक्षित मार्ग कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं? माइकल ने अपनी चिंता व्यक्त की। राक्षसों और विरोधियों से लड़ना एक बात थी, लेकिन निर्दोष लोगों की जान बचाना पूरी तरह से दूसरी बात थी। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे अनुयायियों में एक व्यक्ति है जिसके पास मेरे द्वारा दी गई एक कलाकृति है। ये कलाकृति उसे यहाँ यात्रा करने के लिए निम्बोसिया के भीतर पोर्टल का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। उसे ढूंढो और तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, माली ने समझाया। एक कामुक देवता के उसके शुरुआती मुखौटे के नीचे माइकल को एक दयालु और विचारशील देवी की झलक मिलनी शुरू हो गई थी। माली की सहायता लेने के लिए नित्रोएल की सलाह बुद्धिमानी साबित हुई थी। हालांकि माइकल को लगा कि नित्रोएल और माली के बीच एक इतिहास साझा हो सकता है, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में उसे लगा कि इस समय विस्तार से बताना उचित नहीं है। अब आराम करो, आप कल ही विकान रेगिस्तान के लिए निकल सकते हैं, माली ने सुझाव दिया। उसका व्यवहार बदल गया। उसने पहले जो गर्म और दयालु देवी देखी थी, उसकी जगह उसकी पिछली आकर्षण और उसके प्रति इच्छा ने ले ली थी। फिर भी माइकल केवल मुस्कुराया और जमीन पर बैठ गया। क्या आप एक दृश्य देखना चाहेंगे? माली ने चंचलता से पूछा। उसके हाथ की एक लहर के साथ उनके ऊपर की छतरी हट गई, जिससे अनगिनत सितारों से सजे रात के आसमान का नज़ारा दिखाई दिया। जब माइकल तारों वाले आकाश के नीचे लेटा था तो उसकी आंखें बंद हो गईं और वह नींद में डूबने लगा। उसके सपनों में धीमी फुसफुसाहटें तेज हो गईं, अंधकार के देवता का अंधकार हमें गले लगाए। उसने खुद को एक छायादार क्षेत्र में पाया जो अंधेरे को अवशोषित करने वाली आकृतियों से घिरा हुआ था। उन्होंने स्पंदित प्रतीकों से सजे एक कमरे में उसके जैसी दिखने वाली एक शक्तिशाली पत्थर की मूर्ति को घेर लिया। यह मंत्र तीव्र होता गया, श्रद्धा और लालसा के साथ उसके देवत्व को पुकारता हुआ। माइकल को इन उपासकों से एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ महसूस हुआ। धीरे धीरे सपने के किनारे धुंधले हो गए, आकृतियां फीकी पड़ गईं और कमरा सिकुड़ गया जब तक कि केवल मंत्रोच्चार ही रह गया। फिर एक फीकी फुसफुसाहट की तरह सपना विलीन हो गया और उसे शांत नींद में छोड़ दिया। अपने सपनों के बीच माइकल ने अयाग से एक लगातार पुकार सुनी, उठो। उसके चेहरे पर वेदोरा के सिर के कोमल झटके ने पुकार के साथ साथ आवाज लगाए। धीरे धीरे सपनों की दुनिया ने वास्तविकता के कोमल आलिंगन को रास्ता दिया। सुबह ने उसे पक्षियों की मधुर चहचहाहट और शांत हवा के सुखदायक स्पर्श के साथ बधाई दी। जैसे ही उसकी पलकें खुली, उसे अपने चेहरे पर उगते सूरज की कोमल गर्मी का एहसास हुआ। दुनिया धीरे धीरे ध्यान में आई और उसकी नज़र वेदोरा की चौकस आंखों से मिली जो उस पर टिकी हुई थीं। तुम जाग गए हो, माइकल ने माली की आवाज़ सुनी और ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। वेदोरा तेजी से माइकल के कंधे पर वापस कूद गई, खुद को विकान रेगिस्तान की यात्रा के लिए तैयार करते हुए। अगर आप अभी निकलते हैं तो आपको रात होने तक विकान रेगिस्तान पहुंच जाना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सूर्योदय तक रेगिस्तान के किनारे पर प्रतीक्षा करें। दूसरे शब्दों में, रात के समय रेगिस्तान से यात्रा करने से बचें, माली ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। क्यों? अयाग ने पूछा। जब आप रात में रेगिस्तान में घूमने वाले राक्षसों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, माली ने संक्षेप में उत्तर दिया। लेकिन याद रखें कि मैंने आपको क्या बताया था। अपनी दैवीय शक्तियों का अत्यधिक उपयोग न करें, ये देवताओं को सचेत कर देगा। युद्ध में अपनी तलवारों पर भरोसा करें, माली ने सलाह दी। आपने उल्लेख किया कि ये राक्षस एक देवता को भी खा सकते हैं, तो हम उनसे केवल तलवारों से कैसे लड़ सकते हैं? अयाग ने संदेह से भरे स्वर में जवाब दिया। समझ लो, जीनियस, जब तक आप नहीं चाहते कि देवताओं का झुंड आपकी गर्दन पर सवार हो, मेरी सलाह मानो, माली ने धूर्त मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं इसे संभाल लूंगा। अयाग और माली के बीच बहस शुरू होने से पहले माइकल ने बीच में ही कहा। अच्छा, अब जाओ, माली ने उन्हें जाने का इशारा किया।
जैसे ही माइकल ने एक कदम आगे बढ़ाया, माली ने हल्के से अपने माथे पर थपथपाया और अपनी कलाई के एक झटके से एक सुनहरा चर्मपत्र बनाया। इस चर्मपत्र में यहाँ से विकान रेगिस्तान तक की यात्रा का विवरण देने वाला एक नक्शा है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। माली ने नक्शा माइकल की ओर फेंका, फिर उसके गाल पर चूमने के लिए आगे बढ़ी। पीछे हटो। माइकल हैरान रह गया क्योंकि वेडोरा के तीनों सिर, कैन, सबा और अयाग ने माली को चूमते समय एक स्वर में फुसफुसाया। तुम गया के आदमी के करीब नहीं जा रहे हो, अयाग ने फुसफुसाते हुए कहा। माइकल की पत्नी गया के प्रति उनकी कट्टर निष्ठा उनके सुरक्षात्मक रुख में स्पष्ट थी। मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगा। माइकल ने टकराव को दरकिनार कर दिया और आकाश में चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे माइकल आसमान में ऊपर चढ़ता गया, माली का आकार धीरे धीरे छोटा होता गया, अंततः नीचे के परिदृश्य में घुल मिल गया। दृढ़ निश्चय के साथ माइकल ने खुद को आगे बढ़ाया, नई गति के साथ हवा को चीरते हुए। हवा उसके पास से गुजरी, माली के शब्दों की दूर की गूंज और उनकी बातचीत की यादें लेकर। माली द्वारा दिए गए नक्शे के मार्गदर्शन का पालन करते हुए माइकल आकाश के विशाल विस्तार में आगे बढ़ा। उसकी मंजिल दूर क्षितिज में थी, विश्वासघाती विकान रेगिस्तान। उसके हाथ में सुनहरा चर्मपत्र उसकी यात्रा का रोडमैप था, जिसमें उन मोड़ों और घुमावों की रूपरेखा थी जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाएंगे। उसके नीचे वह जंगल जिसमें उसने रात बिताई थी सिकुड़ने लगा। धीरे धीरे वह ऊपर की ओर बढ़ने के साथ साथ दृष्टि से ओझल होता गया। कभी हरा भरा छत्र खुला आकाश बन गया और जीवंत हरियाली गायब हो गई। पीछे केवल ऊपर नीलापन और नीचे धरती का अंतहीन विस्तार रह गया। 2 दिनों की लगातार उड़ान के बाद विकान रेगिस्तान का विस्तार अंततः अंधेरे रात के आकाश के नीचे दिखाई दिया। माइकल की आंखें क्षितिज पर प्रतीत होने वाले शांत रेगिस्तानी परिदृश्य पर टिकी हुई थीं। रेत और टीलों का विशाल विस्तार दूर से भ्रामक रूप से शांत दिखाई देता था, लेकिन बेचैनी की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्या किसी और को इस रेगिस्तान के बारे में कोई आशंका है? सबा के सतर्क प्रश्न ने चुप्पी तोड़ी जब वे रेगिस्तान के पास पहुंचे। माइकल ने धीरे धीरे अपनी गति कम कर दी, रेगिस्तान के किनारे के करीब पहुंच गया। रेत लगातार हिलते हुए कैनवास की तरह हिलती हुई लग रही थी। रात के आसमान के नीचे लहरें और लहरें जटिल पैटर्न बना रही थीं। हवा ठंडी थी और उसमें रेत की खुशबू थी, जो रेगिस्तान के कठोर वातावरण का प्रमाण था। ऊपर फैला हुआ तारों से जगमगाता आसमान नीचे के शुष्क रेगिस्तान से एकदम अलग था। अपनी शांत उपस्थिति के बावजूद माइकल इस भावना को दूर नहीं कर सका कि इस रेगिस्तान में आंखों से दिखने वाली चीज़ों से कहीं ज्यादा है। जैसे जैसे वह नज़दीक आता गया, बेचैनी का एहसास और गहरा होता गया, उसे याद दिलाता रहा कि दिखावे में धोखा हो सकता है। रेगिस्तान के किनारे पहुंचते ही माइकल को अचानक एक अकल्पनीय दृश्य का सामना करना पड़ा। एक गरजती हुई दहाड़ के साथ रेत से निकलते हुए एक विशालकाय प्राणी ने अपना सिर उठाया, एक भयावह अवतार। यह विशालकाय जानवर एक विशाल सेंटीपीड जैसा दिखता था, जिसका खंडित शरीर रेगिस्तान में दूर तक फैला हुआ था। चांदनी उसके तराजू को रोशन कर रही थी, जिससे उसकी खाल पर एक भयानक चमक फैल रही थी। जीव की दहाड़ खामोश रेगिस्तान में गूंज उठी, जिससे माइकल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इसकी विशालता ने उसे अपनी छाया में तुच्छ महसूस कराया। सेंटीपीड जैसे राक्षस के तराजू तारों वाले आकाश के नीचे चमकीली धातु की तरह चमक रहे थे, जो चांदनी की झलक दिखा रहे थे। इसके शरीर के प्रत्येक भाग में तेज, चमकदार रीढ़ थी जो किसी भी चीज को चीरने में सक्षम लग रही थी जो इसे चुनौती देने की हिम्मत करती थी। इसके कई पैर हिलते समय एक परेशान करने वाली तरलता के साथ लहराते थे, जिससे इसके पीछे रेत के भंवर उठते थे। जीव की आंखें एक अलौकिक तीव्रता के साथ चमक रही थीं, जो माइकल और उसके साथियों पर टिकी हुई थीं, क्योंकि वे रेगिस्तान के तल पर मंडरा रहे थे। इस एहसास ने माइकल को झकझोर कर रख दिया। निस्संदेह यही कारण था कि माली ने रात में रेगिस्तान में जाने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उनके सामने राक्षसी सेंटीपीड शांत परिदृश्य के भीतर खतरों का प्रमाण था। यह क्या है? सरबा की आवाज सदमे से कांप उठी। अध्याय 1059 सभी राक्षसों की देवी। रेगिस्तान के किनारे एक मुरझाए हुए पेड़ के पास खड़े होकर माइकल ने अपने अंतरिक्ष वलय से मुट्ठी भर ड्रोन को तेजी से निकाला। एक आदेश के साथ ड्रोन जीवन में आ गए, उड़ान भरकर रेगिस्तान की गहराई में चले गए। उनके छोटे छोटे रूप तेज रेगिस्तानी हवाओं के खिलाफ भिनभिनाते हुए जानकारी इकट्ठा करने के लिए विशाल विस्तार में गायब हो गए। विशाल सेंटीपीड राक्षस के साथ हाल ही में हुई मुठभेड़ ने माइकल को अभी भी झकझोर कर रख दिया। उसके विचार उस प्राणी की विशालता से क्षण भर के लिए चकित हो गए। ये दूसरी बार था जब उसने इतने विशाल राक्षस का सामना किया था। पहली बार राक्षस की कब्र के भीतर विशाल बैल का सामना किया था। सबा की आवाज़ संचार चैनल पर चटकती हुई आई जब उसने बताया, मैं उस प्राणी से किसी भी तरह की ऊर्जा विकिरण का पता नहीं लगा सकता। अयाग ने भावना को दोहराते हुए कहा, मेरे रडार पर कुछ भी दर्ज नहीं हो रहा है। अपने मार्गदर्शन के स्रोत की ओर मुड़ते हुए माइकल ने सहायता के लिए सिस्टम से पूछताछ की। सिस्टम की क्षमताओं का उपयोग अब उसके घटते हुए बदमाश अंकों को देखते हुए अधिक विवेकपूर्ण था।
उसने देवताओं के दायरे में पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च किया था। क्या उस राक्षस के शक्ति स्तर को मापने का कोई तरीका है? उसने पूछा। सिस्टम का उत्तर तुरंत था। सिस्टम 400,000 बदमाश अंकों की लागत पर शक्ति स्तर का अनुमान लगाने के लिए एक उपकरण प्रदान कर सकता है। माइकल ने अपने विकल्पों पर विचार किया। आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यह आकलन करना चाहता हूं कि प्राणी मुझसे अधिक शक्तिशाली है या नहीं। सिस्टम ने सावधानी से हस्तक्षेप किया। जबकि सिस्टम की मुख्य प्राथमिकता आपकी सुरक्षा है, उस परिमाण के राक्षस से भिड़ने से आपकी शक्तियों का उपयोग शुरू हो सकता है। उनका उपयोग करने से बचना उचित है, क्योंकि एक बार वे सक्रिय हो जाने पर पैंथियन आपको पहचान सकता है। जब तक आप अधिक सक्षम नहीं हो जाते, तब तक अपनी शक्तियों का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। मजबूत होने की बात करते हुए, मुझे लेवल 3 देवत्व तक आगे बढ़ने के लिए 2 और डार्क सीड की आवश्यकता है, सही? माइकल ने पूछा। ये सही है, सिस्टम ने पुष्टि की। सिस्टम ने रेखांकित किया कि देवत्व लेवल 3 तक पहुंचने के लिए माइकल को डार्कनेस के 3 बीजों की आवश्यकता थी और लेवल 4 को प्राप्त करने के लिए 4 बीजों की। लेवल 5 से आगे उनकी प्रगति में विशिष्ट कार्य और शक्तिशाली कलाकृतियों का पता लगाना शामिल होगा, अन्य देवताओं की तुलना में अपेक्षाकृत सरल मार्ग, जो अक्सर अप्राप्य चुनौतियों के कारण अपने देवत्व स्तर पर स्थिर रहते हैं। जब माइकल सिस्टम के साथ इस आंतरिक बातचीत में लगे थे, तो उनका ध्यान एक जिज्ञासु दृश्य की ओर गया। उजाड़ परिदृश्य के भीतर उन्होंने रेगिस्तान के दिल में छिपी हुई एक संरचना के खंडहरों के बीच छिपकर छिपने वाली कई लबादाधारी आकृतियों को देखा। माइकल ने अपने हाथ में पकड़े हुए टैबलेट का उपयोग करके जल्दी से आकृतियों पर जूम इन किया। वेदोरा के कई सिर ड्रोन से फीड की जांच करते हुए करीब झुके। रेगिस्तान के निवासी, अयाग ने जिज्ञासा से भरे स्वर में पूछा। ऐसा प्रतीत होता है, माइकल ने उत्तर दिया, उसकी आंखें छवियों पर टिकी हुई थीं। वे इस तरह की जगह पर क्यों होंगे? सबा ने जोर से सोचा। कैन, वेडोरा के प्रमुखों में से एक, ने अधिक दबाव वाली चिंता के साथ कहा। शायद सवाल ये होना चाहिए कि वे रात के दौरान रेगिस्तान के राक्षसों से कैसे बच रहे हैं। ड्रोन फीड के भीतर से एक आकृति समूह से अलग हो गई, जाहिर तौर पर खुद को राहत देने के लिए। अपनी पहचान छिपाने वाले वस्त्रों और खुरदरी रेत से अपनी आंखों को बचाने के लिए चश्मे पहने हुए वे सतर्क परिचितता के साथ आगे बढ़े। आदमी खंडहर की शरण से बाहर निकला। उसकी नज़र अनजाने में विशाल सेंटीपीड राक्षस प्रेत सम्राट पर पड़ी, जो बिना किसी चिंता के रेत में खुदाई कर रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सौदा करने के लिए सही जगह है, गदन? हम यहाँ कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं और मैं इस अंतहीन रेत से थक गया हूँ, आदमी ने अपने काम में व्यस्त रहते हुए बड़बड़ाया। बातचीत को ध्यान से सुनते हुए माइकल की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। संवाद से किसी तरह के लेन देन, किसी सौदे के प्रगति पर होने और किसी रहस्यमयी कलाकृति के शामिल होने का संकेत मिला। देवताओं की सेवा करने वाले स्वर्गदूतों का उल्लेख स्थिति में जटिलता की एक परत जोड़ता है। रैनार के देवदूत ने हमें यही बताया। एक बार जब हम कलाकृति को सुरक्षित कर लेते हैं, तो हमें इसे भुगतान के लिए देवदूत को सौंप देना चाहिए, दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया। इसके बाद क्या होगा? खंडहर के बाहर खड़े व्यक्ति ने पूछा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। हो सकता है कि रैनार के देवदूत इस कलाकृति का उपयोग कर क्रैनार के देवदूतों को खत्म करने और उनके चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की योजना बना रहे हों, वक्ता ने उत्तर दिया। स्थिति पर उसकी झुंझलाहट स्पष्ट थी। युद्ध में ढील दो, गदान। युद्ध लाभदायक होते हैं, खासकर जब वे देवता एक दूसरे से लड़ रहे हों, खंडहर के बाहर खड़े व्यक्ति ने ठहाका लगाया। गदान की आवाज़ में निराशा और डर का मिश्रण था जब उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं उन देवदूतों से निपटना पसंद नहीं करता। वे मुझे डराते हैं। इसके अलावा वे हमेशा अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए इस तरह के मौत के जाल को चुनते हैं। आकृतियों के बीच बातचीत ने माइकल को और भी अधिक सवालों के घेरे में ला दिया। रहस्यमय कलाकृति, देवताओं की सेवा करने वाले देवदूत और उनके व्यवहार की जटिल गतिशीलता ने उसे आकर्षित किया। मैं इस मिशन के बाद ओशिनिया जा रहा हूँ। उम्मीद है कि भगवान अथोस मुझे मेरी मातृभूमि की सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद देंगे, गदन ने अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा। माइकल का ध्यान समूह पर केंद्रित था, क्योंकि वह ड्रोन के कैमरा फीड के माध्यम से उन्हें देखना जारी रखता था। एक छोटी चमकती हुई वस्तु ने उसकी नज़र को आकर्षित किया, जो एक पेंडेंट की तरह उनके गले में लटकी हुई थी। अरे, वह चमक क्या है? कैन ने पूछा। उसकी तेज दृष्टि ने असामान्य चमक को पकड़ लिया। माइकल ने तेजी से ड्रोन को अपने नियंत्रण में ले लिया, उसके यांत्रिक हाथों को उसके शरीर से बाहर निकलने के लिए निर्देशित किया। केंद्रित इरादे के साथ उसने ड्रोन को बिजली की गति से नीचे की ओर निर्देशित किया, चतुराई से आदमी के गले से चमकती हुई वस्तु को छीन लिया। आश्चर्य की चीख। अचानक झटका महसूस करने वाले व्यक्ति से यह शब्द फूट पड़ा। उसकी घबराहट हवा के रेत से भरे झोंकों से और बढ़ गई, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। ड्रोन की मौजूदगी से अनजान वह उलझन में इधर उधर भागने लगा। गदन, मैंने सुरक्षा खो दी, आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज़ में घबराहट और सदमे का मिश्रण था।
अपने साथी की आवाज़ में तत्परता देखकर समूह हरकत में आ गया। क्या? गदान के विस्मयादिबोधक में अविश्वास और चिंता का मिश्रण था। हेल आदमी की दलील अचानक खामोश हो गई। माइकल की आंखों के सामने एक भयावह दृश्य सामने आया। ड्रोन के लेंस के माध्यम से उसने रेगिस्तान के तल से विशाल रेत सम्राट को उछलते हुए देखा, जो अपने रास्ते में खंडहर को नष्ट कर रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति जिसने अपना सुरक्षा आकर्षण खो दिया था। रेत सम्राट के खुले मुंह से भस्म हो गया और जानवर के उभरने के साथ ही संरचना ढह गई। रेत सम्राट की दहाड़ हवा में गूंज उठी क्योंकि वह रेत में वापस गिर गया, केवल एक बार फिर से एक अथक क्रम में फटने के लिए। खंडहर के अवशेष खा गए और जानवर की अशांत हरकतों ने रेत का एक भंवर बना दिया, जो उसके क्रोध का प्रमाण था। उभरती अराजकता से घबराकर माइकल ने कुशलता से ड्रोन को रेत सम्राट के क्रोध से दूर कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका सुरक्षा अविश्वसनीय। अयाग ने चौंकते हुए कहा, उसका आश्चर्य स्पष्ट था। वे राक्षस से सुरक्षा के लिए उस आकर्षण पर निर्भर थे। सबा ने अनुमान लगाया, चमकते हुए पेंडेंट के महत्व को समझते हुए। माइकल के भीतर सहानुभूति का एक स्पर्श उमड़ आया, जब उसने सोचा, मैं उनके लिए थोड़ा दुखी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता। अयाग की प्रतिक्रिया अधिक कठोर थी, जो उसके दृष्टिकोण को दर्शाती थी। नहीं, ऐसा लगता है कि ये लोग इस दुनिया के डाकू थे। मेरी राय में हमने इस दुनिया पर एक एहसान किया है। ड्रोन को सुरक्षित रूप से अपने नियंत्रण में वापस पाकर माइकल ने बरामद वस्तु का बारीकी से निरीक्षण किया। चांदी की चेन से एक ईगल के आकार का पेंडेंट लटका हुआ था, जिसकी जटिलताएं प्रकाश को पकड़ रही थीं। मैं इस पेंडेंट से मजबूत ऊर्जा विकिरण महसूस कर रहा हूं, सबा ने टिप्पणी की। सिस्टम, इस पेंडेंट को स्कैन करें, माइकल ने सिस्टम को निर्देश दिया। सिस्टम आर्टिफैक्ट विश्लेषण के लिए कौशल की खरीद के बिना कार्य को पूरा करने में असमर्थ है, जिसकी लागत 500,000 बैज पॉइंट है, सिस्टम ने उत्तर दिया। इसे खरीदे, माइकल ने तुरंत निर्णय लिया। गया या लॉर्ड इन्फॉर्मेशन के बिना इस नई दुनिया में उसे आर्टिफैक्ट विश्लेषण के लिए कौशल की आवश्यकता थी। जैसे ही नया कौशल एनालाइजर यूटिलिटी फंक्शन उसकी चेतना में अंकित हुआ, उसके मस्तिष्क में बेचैनी की लहर दौड़ गई। एनालाइजर यूटिलिटी फंक्शन प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। स्कैनिंग शुरू हुई। एक अजीबोगरीब काली धुंध ने पेंडेंट की चेन को घेर लिया, जो केवल माइकल की आंखों को दिखाई दे रही थी। आइटम एक कस्टम मेड पेंडेंट है जिसमें थोड़ी मात्रा में अनुग्रह है। इसमें पहनने वाले के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता है, जो विशेष रूप से राक्षसों और विशिष्ट बायोम में कुछ जीवों के खिलाफ प्रभावी है, सिस्टम ने आइटम का विश्लेषण करने के बाद बताया। इस जानकारी के साथ माइकल ने अपने कवच को 2 बार टैप किया, जिससे एक छोटा सा डिब्बा दिखाई दिया। सावधानी से उसने चेन को डिब्बे के अंदर रखा, इसे अपनी गर्दन के चारों ओर सुरक्षित किया। वह अप्रत्याशित मुठभेड़ में पेंडेंट खोने के जोखिम से बचना चाहता था, जो रेत सम्राट का ध्यान आकर्षित कर सकता था। तुम क्या कर रहे हो? अयाग ने पूछा। इस पेंडेंट में रेत सम्राट को दूर भगाने की शक्ति है, माइकल ने उत्तर दिया। आगे बढ़ते हुए वह आकाश में चढ़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके इरादों को अयाग और सबा ने तुरंत विफल कर दिया। रुको रुको रुको। सबसे पहले, क्या तुम निश्चित हो? दूसरा, क्या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है? अयाग ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बीच में कहा। चलो इसे परखते हैं, माइकल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हालांकि उसकी हरकतों ने वेदोरा के विरोध को उकसाया। कमीने, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो, अयाग ने डांटा। जल्दी से अपनी आवाज़ धीमी करके फुसफुसाया, उसे डर था कि उनके शब्द रेत सम्राट के कानों तक पहुंच सकते हैं। पेंडेंट से सुरक्षात्मक अवरोध के आश्वासन के साथ माइकल आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसका कवच अब एक लंबे भूरे रंग के कोट और जैकेट के नीचे छिपा हुआ था। वेदोरा उसके अंदरूनी बागे की जेब में सुरक्षित रूप से समा गया। जिसने भी इस चेन को बनाया है, उसके पास काफ़ी शक्ति होनी चाहिए। यहाँ तक कि माली को भी इसकी क्षमताओं के बारे में पता नहीं था, माइकल ने वेदोरा से फुसफुसाते हुए कहा। शश, अपनी आवाज़ कम रखो, सबा ने चेतावनी दी। माइकल की चिढ़ाने की क्रिया जारी रही, जिसका उद्देश्य वेदोरा की सावधानी था। तुम तीनों को देखो, एक शक्तिशाली हाइड्रा एक सेंटीपीड के डर से कांप रहा है। हम अभी पूरी शक्ति पर नहीं हैं, बेवकूफ़। हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि इतने बड़े राक्षस से लड़ सकें, अयाग ने गुर्राहट के साथ जवाब दिया। शिकायत करना बंद करो, अयाग। ये वस्तु मुझे एक अवरोध में ढंक देती है, जो हमें रेत सम्राट की इंद्रियों से बचाती है, माइकल ने समझाया। जैसे ही वह आकाश में उड़ रहा था, माइकल ने रेत सम्राट को बार बार रेगिस्तान की गहराई से निकलते और वापस रेत में जाते देखा। माइकल को इसकी उपस्थिति का पता नहीं चला, जैसा कि सिस्टम के स्कैन ने भविष्यवाणी की थी। अपनी उड़ान के दौरान उसने रेगिस्तान से एक संगमरमर का मंदिर उगता हुआ देखा। वह क्या है? अयाग ने मंदिर को देखते हुए बाहर झांका। क्या वह जगह हो सकती है जहां दिव्य द्वार है? सबा ने पूछा। जब तक नक्शा गलत न हो, ये वह जगह नहीं है जहां दिव्य द्वार होना चाहिए, माइकल ने उत्तर दिया। हमें अंदर जाकर जांच करनी चाहिए, अयाग ने माइकल को सुझाव दिया। क्यों नहीं?
माइकल ने कंधे उचकाए और मंदिर की ओर अपना रुख मोड़ लिया। कुछ ही मिनटों में माइकल मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और सावधानी से अंदर कदम रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका ध्यान एक मूर्ति पर गया जिसमें एक महिला का ऊपरी शरीर और एक सांप का निचला शरीर था। मूर्ति के चेहरे को देखते हुए माइकल खुद को स्तब्ध पाया गया। उसने अविश्वास में कहा, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह सभी राक्षसों की देवी गया के मंदिर में आ गया था। अध्याय 1060 धरती से कोई। ठीक है, वह मूर्ति गया से मिलती जुलती है, लेकिन ये किस तरह का मंदिर है? अयाग ने पूछा। मूर्ति की देवी जैसी समानता से उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। सतर्क कदमों से माइकल मंदिर में दाखिल हुआ, टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में जो अंतरिक्ष पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। अंधेरे के बावजूद मंदिर बेदाग दिख रहा था। यहाँ फूल कौन छोड़ता है? माइकल ने जोर से सोचा। मूर्ति के पैरों के पास से एक कमल का फूल तोड़ लिया। इस क्षेत्र की खोज करें, देखें कि क्या हमें इस मंदिर के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है, कैन ने सुझाव दिया। वेदोरा के 3 सिर आसपास के वातावरण को स्कैन करने के लिए घूम रहे थे। वहां सबा ने अचानक इशारा किया। उसकी नज़र मंदिर की दीवार पर लगे एक लकड़ी के तख्ते पर टिकी हुई थी। उत्सुकता से माइकल तख्ते के पास गया और उस पर लिखे शब्दों को जोर से पढ़ा। उसके स्वर में उसका आश्चर्य स्पष्ट था। ये सभी राक्षसों की देवी का मंदिर है। महान देवी गया से सभी राक्षसों से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। ऐसा लगता है कि पिछली गया के मंदिर इस क्षेत्र में फैले हुए थे, माइकल ने अनुमान लगाया। जैसे ही उसने बात की, माइकल ने अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय किया, मंदिर को छिपे हुए दरवाजों या तंत्रों के लिए स्कैन किया। अपनी खोज के दौरान उसने मूर्ति के आधार पर एक छोटा सा अवकाश देखा। जहां उसने फूल तोड़ा था, वहां वापस आकर वह बैठ गया। माइकल ने मूर्ति के आधार पर अपना हाथ दबाया, किसी छिपे हुए तंत्र या प्रतिक्रिया की तलाश में। अयाग, सबा और कैन ने जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण के साथ देखा। आपकी योजना क्या है? अयाग ने पूछा। मुझे अंदर कुछ महसूस हो रहा है, माइकल ने उत्तर दिया। उसके स्वर से उसका ध्यान केंद्रित होने का संकेत मिला। तो इसे तोड़ दो, अयाग ने तथ्यात्मक रूप से सुझाव दिया। ये कब काम आया है? सबा ने कहा। उसका स्वर थोड़ा हताश था। करीब से देखने पर माइकल को मूर्ति के आधार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। ये छेद जमा रेत और धूल के नीचे लगभग छिपा हुआ था। मलबे को उड़ाने के बाद उसने सावधानी से अपनी उंगली छेद में डाली। अपनी उंगली किसी अनजान छेद में डालना बढ़िया विचार है, अयाग ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। मजाक के बीच माइकल ने अचानक चिल्लाकर कहा, आउच! अयाग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, अचानक विस्मय से उछल पड़ीं। लेकिन जब उसने महसूस किया कि माइकल उसकी प्रतिक्रिया पर हंस रहा था, तो उसका आश्चर्य झुंझलाहट में बदल गया। तुम इतने बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो? उसने गुस्से से माइकल के कान को काटते हुए कहा। हालांकि माइकल की हंसी शांत हो गई क्योंकि उसे अपनी उंगली पर सुई चुभने जैसा तेज चुभन महसूस हुआ। उसके खून की एक बूंद छेद में गिर गई, जिससे मूर्ति के नीचे हल्का कंपन हुआ। जमीन का एक हिस्सा खिसक गया, जिससे एक घिसा हुआ चर्मपत्र दिखाई दिया। यह क्या है? माइकल ने आश्चर्य से धूल झाड़ते हुए चर्मपत्र को सावधानी से खोलने से पहले कहा। अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो, तो तुम गया के मंदिरों में रखे हमारे छिपे हुए पत्रों में से एक पर ठोकर खा गए हो। हमें कबूल करना चाहिए, ये सिर्फ एक बहुत बड़ी शरारत है। इस मंदिर का निर्माण करते समय हम बहुत ऊब चुके थे, इसलिए हमने एक गुप्त कक्ष बनाकर और यह नोट छोड़कर खुद को खुश करने का फैसला किया। हमारे और भी पत्र पूरे क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। उन सभी को इकट्ठा करें और आपके पास बताने के लिए एक बहुत बड़ी कहानी होगी। चीयर्स! माइकल ने जोर से पढ़ा। उसकी आवाज़ में अविश्वास और मनोरंजन का मिश्रण था। जब माइकल ने पत्र पढ़ना समाप्त किया, तो उसके शब्दों में अयाग की हताशा साफ झलक रही थी। सच में, इस दुनिया में हर कोई बेवकूफ़ या बेवकूफ़ लगता है। समय की कितनी बर्बादी है। मुझे वास्तव में लगा था कि हमें यहाँ कुछ सार्थक मिलेगा, अयाग ने झुंझलाहट में बड़बड़ाया। इस बीच वेदोरा ने पत्र पर माइकल की अविचल निगाह को देखा। उसकी भौहें विचारों में सिकुड़ी हुई थीं। लगता है कि उसे कुछ ऐसा मिला है जो हमें नहीं मिला, सबा ने कहा, माइकल के स्पष्टीकरण का इंतजार करते हुए। माइकल का ध्यान पत्र पर केंद्रित था। जब वह बोल रहा था, अपनी खोजों का खुलासा कर रहा था। ये पत्र इसे प्राचीन दिखने के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे लगभग 3 साल पहले यहाँ रखा गया था। माइकल ने अपने नए अर्जित कौशल के साथ पत्र का विश्लेषण करने के बाद खुलासा किया। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस पत्र में मोर्स कोड है, माइकल ने आगे कहा। मोर्स कोड क्या है? अयाग ने पूछा। ये संचार का एक तरीका है जिसमें अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों को दर्शाने के लिए डॉट्स और डैश के संयोजन का उपयोग किया जाता है। डॉट्स छोटे संकेत होते हैं, जबकि डैश लंबे होते हैं। प्रत्येक अक्षर को इन डॉट्स और डैश के एक अनूठे संयोजन का उपयोग करके एनकोड किया जाता है, जो एक संदेश बनाता है, कैन ने अवधारणा को समझाया। उनके ज्ञान ने अयाग और सबा दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। आपने ये कहाँ से सीखा?
सबा ने कैन से पूछा। जब आप दोनों सो रहे थे तो ट्रिस्टा और लेनोरा के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा इस पर बहस कर रहे थे, कैन ने मनोरंजन के संकेत के साथ साझा किया। आप बहुत बेवकूफ़ हैं, अयाग ने हंसी रोकी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई छिपा हुआ संदेश हो सकता है? यदि ऐसा है तो इसमें क्या लिखा है? सबा ने बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, इससे पहले कि यह अयाग कैन की नोकझोंक में बदल जाए। इसका अर्थ है धुंधले दलदल में अंधेरे के देवता के मंदिर में जाओ। माइकल ने कोड के भीतर छिपे सच्चे संदेश का खुलासा किया। जब तक कोई अचानक इस दुनिया में मोर्स कोड विशेषज्ञ नहीं बन जाता तब तक ये संदेश छोड़ने वाला व्यक्ति संभवतः पृथ्वी से है। माइकल का स्वर गंभीर हो गया। हालांकि वह हंटर से पृथ्वी से मिला था, लेकिन वह पूरी तरह से एक अलग ब्रह्मांड में था और वह रहस्यमय संदेश छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं था। चलो पहले माली के उपासकों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर हम धुंधले दलदल की ओर जा सकते हैं। माइकल ने मंदिर छोड़ने के लिए तैयार होकर अपने पैरों पर खड़े होते हुए निष्कर्ष निकाला। जैसे ही माइकल मंदिर से बाहर निकलने वाला था, अचानक 5 लोगों की भीड़ ने प्रवेश किया जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। ये नए लोग बौने थे जो अपने गठीले शरीर, लंबी दाढ़ी और अपने सिर पर युद्ध की कुल्हाड़ियों को लटकाए हुए थे। पीठ, देखो यहाँ कौन है? अग्रणी बौने ने घोषणा की। उसके चेहरे पर एक निशान था जो उसके गाल पर फैला हुआ था। उसने माइकल की दिशा में एक गंदी उंगली उठाई। माइकल ने उनका निरीक्षण किया। उसकी निगाह उनके गले में बंधी सुरक्षात्मक जंजीरों पर टिकी हुई थी। वह उन जंजीरों की परिचितता को देखे बिना नहीं रह सका। क्या हम पहले भी एक दूसरे से मिले हैं? माइकल ने पूछा, हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी सावधानी थी। कभी नहीं मिले, लेकिन तुमने किसी को वाकई पागल कर दिया। उन्होंने तुम्हारे सिर पर काफी इनाम रखा है, बौने नेता ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज में शत्रुता झलक रही थी। माइकल हैरान रह गया। आखिरकार वह एक दिन पहले ही इस दुनिया में आया था। मेरा विश्वास करो, अगर मैंने किसी को इतना पागल कर दिया होता तो मुझे पता चल जाता। मुझे लगता है कि तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है, माइकल ने शांति से जवाब दिया, स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए। नहीं, हमें पूरा यकीन है। तुम एक इंसान हो, देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और तुम्हारे पास हाइड्रा जैसा दोस्त है। नेता बौना हंसा। अरे, तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि मैं बदसूरत नहीं हूं? माइकल ने चुटकी ली। रुको, क्या तुम लोग हाइड्रा को देखकर हैरान नहीं हुए? अयाग ने बीच में कहा। उसकी आवाज में उलझन थी। वास्तव में नहीं, हमने उन विद्वानों को सभी प्रकार की लुप्तप्राय प्रजातियों को वापस लाते देखा है। एक अन्य बौना, जिसने चश्मा पहना हुआ था, ने तथ्यात्मक रूप से कहा। वापस लाओ? अयाग का आश्चर्य स्पष्ट था। फिर भी किसी के द्वारा उसकी कुलीन जाति को कृत्रिम रूप से बनाने के विचार ने उसके भीतर आशा और क्रोध दोनों को जगा दिया। सुनो बौनो, मैं अभी खेलने के मूड में नहीं हूं। आमतौर पर मैं तुम्हें अच्छी तरह पीट सकता हूं क्योंकि तुम सभी थोड़े प्यारे दिखते हो, लेकिन आज मैं कुछ खून खराबे के मूड में हूं। तो बताओ मुझे किसने मेरे सिर पर इनाम रखा और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। माइकल ने अपना अल्टीमेटम जारी किया। बौनों को पीछे हटने का मौका दिया, भले ही उसे संदेह था कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी नज़र में माइकल में भगवान की आभा नहीं थी, नित्रोएल के पदक की बदौलत जो उसने पहना था। माइकल को एक आसान लक्ष्य के रूप में देखते हुए बौनों का मानना था कि वे बिना ज्यादा प्रयास के उसे हरा सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। क्या तुमने अभी हमें प्यारा कहा है? एक और बौना गुस्से से भरकर चिल्लाया। मेरे दोस्त की बदतमीजी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्यारे के बजाय उसे मादरचोद बदसूरत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। अयाग ने पलटवार किया। उसके शब्दों ने बौनों के गुस्से को भड़का दिया। तुम्हें इस बात का पछतावा होगा प्राणी। हम तुम्हें काट डालेंगे और तुम्हारे अवशेषों को वहां के राक्षसों को खिला देंगे, नेता बौने ने धमकी दी। उसकी आवाज़ में द्वेष भरा हुआ था। वाह, ये तुम्हारा सबसे अच्छा जवाब है। तुम्हें अपने जवाबों पर काम करना चाहिए। सीखना बड़ा होना है। सबा ने मजाक उड़ाया, स्पष्ट रूप से असंतुष्ट। ये बर्फ की तरह ठंडा है। बड़ा हो रहा है, वह कहता है। हा हा हा। अयाग ने बौनों को उनके कद के लिए चिढ़ाते हुए ठहाका लगाया। उन्हें मार डालो। बौने, अब अपने क्रोध को और अधिक नियंत्रित करने में असमर्थ, अपने युद्ध कुल्हाड़ियों को ऊपर उठाकर माइकल पर हमला कर दिया। फिर भी जैसे ही नेता बौना करीब आया, माइकल शांत रहा। एक जानबूझकर गति के साथ उसने अपनी हथेली पर औषधि छिड़काव तंत्र को सक्रिय किया, जिससे हवा में लकवा मारने वाली धुंध फैल गई। नेता बौने ने अनजाने में धुंध को अंदर ले लिया और तुरंत ही एक बेजान मूर्ति की तरह जमीन पर गिरकर जम गया। हवा बौनों को एक एक करके गतिहीन कर दिया। बौनों के लकवाग्रस्त होने के बाद माइकल डोगो के पास गया। डोगो। अन्य बौने चिल्लाए, लेकिन उनकी चीखें बहरे कानों पर नहीं पड़ीं। माइकल ने लकवा मारने वाली औषधि को हवा में फैलाना जारी रखा, जिससे बौने एक एक करके गतिहीन हो गए। एक बौनों के अब लकवाग्रस्त हो जाने पर माइकल समूह के नेता डोगो के पास गया और बिना किसी प्रयास के उसे गर्दन से पकड़ लिया। बौना अपनी आंखों को छोड़कर हिलने में असमर्थ था।
डोगो को एक हाथ में पकड़े हुए माइकल ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया, उसकी हथेली से एक सुई निकली। सुई ने बॉने के मुंह में अपना निशान पाया, एक मारक इंजेक्शन लगाया जो उसे अस्थायी रूप से ही सही बोलने की क्षमता वापस दिलाएगा। तुमने क्या किया? बॉने की आवाज़ में क्रोध और विस्मय का मिश्रण था। मैं यहाँ सवाल पूछने वाला हूँ। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं इसे हटा दूंगा। माइकल की उंगलियां चांदी की चेन से खेल रही थीं, उसका स्वर दृढ़ था। नहीं नहीं नहीं, कृपया। बॉने की घबराहट साफ झलक रही थी। वह समझ गया था कि चेन हटाने से वे रेत सम्राट के खतरे में पड़ जाएंगे। मेरे सिर पर इनाम किसने रखा? माइकल की पूछताछ तीखी थी। हमें कैसे पता चलेगा? हमने अभी अभी आपके विवरण और ठिकाने वाला एक पोस्टर देखा है, बॉने ने जवाब दिया। आपको ये पोस्टर कहाँ से मिला? माइकल ने आगे पूछा। बर्मियन शहर, बॉने ने जवाब दिया। वह कहाँ है? अयाग की आवाज़ गूंजी। बॉना सवाल से कुछ हद तक हैरान दिखाई दिया। आखिरकार बर्मियन शहर विकान रेगिस्तान में एकमात्र बस्ती थी। ये रेगिस्तान के किनारे पर स्थित था, जो राक्षसों से भरे क्षेत्रों से सुरक्षित था। यहाँ से उत्तर की ओर, बॉने ने जवाब दिया। जब माइकल ने अपना सवाल जारी रखा तो उसकी तेज आंखों ने बॉने के चमड़े के कवच को सजाने वाले बटनों में से एक पर एक चमक देखी। बटन उठाते हुए उसने उस पर छोटे, लगभग अदृश्य रून को उकेरा हुआ देखा। एक छिपा हुआ कैमरा। माइकल का आश्चर्य स्पष्ट था। एक बार फिर वह छिपी हुई निगरानी की उपस्थिति से चौंक गया। बटन को अपने चेहरे पर उठाते हुए उसने सीधे कैमरे को संबोधित किया। जो कोई भी देख रहा है उसे पता है मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने कैमरा बंद कर दिया। उसके विश्लेषक ने पुष्टि की कि फीड के स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका।